सबसे पहले तो मैं इस ओकेजन पे संगम टॉक्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए उचित समझा, क्योंकि ये हमारी जो भारत की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें एक डार्क चैप्टर है जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं। ये वो दिन था जब एक छोटा सा ग्रुप ऑफ इस्लामिक टेररिस्ट था, जिन्हें मुजाहिद कहना चाहिए, जो पाकिस्तान से आता है, मुंबई में इन्वेड करता है, जो हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, और इन मुट्ठी भर लोगों ने पूरी की पूरी मुंबई को दे टुक इट एज अ होस्टेज, और 3 दिन तक वो कत्लेआम मचाते रहे, जिसमें लगभग 175 लोगों की जान जाती है और 300 से ज्यादा घायल होते हैं, जिनमें बहुत सारे तो हमारे इनोसेंट सिविलियंस थे और बहुत सारे जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के हमारे जवान थे, वो इसमें शामिल थे। तो इस अवसर पर हम सबसे पहले उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिनका जीवन गया इस जिहाद की आइडियोलॉजी के चलते, और उन सभी के जो परिवार हैं, हम अपनी संवेदना उनके साथ प्रकट करते हैं। बाद में जब पता चला कि ये जो आतंकवादी थे ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, और इस अवसर पर, क्योंकि हम एक सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट नहीं है, हम तुकाराम ओम्बले को और हमारी सिक्योरिटी अपरेटस के जितने लोग थे जिन्होंने उस समय वीरता दिखाई, जिन्होंने जान दी, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि जो कैजुअलिटीज हैं, जो डैमेज हो रहा है हमारे देश को, कम से कम हो, हम उन सबको शत शत नमन करते हैं। और इस अवसर पर तुकाराम ओम्बले का नाम विशेष रूप से लेना आवश्यक हो जाता है, जिसने निहत्थे होते हुए एक AK-47 से लैस मोहम्मद अजमल कसाब को घेर के पकड़ लिया, और यदि शायद वो नहीं होता तो आज हमें ये बताया जा रहा होता कि हिंदू आतंकवादी थे जिन्होंने इस बर्बरता से लोगों की वहां पर हत्या की। अब ये लोग जब आए थे तो इनका मोटो क्या था, क्या चीज है जो इनको मोटिवेट करती है, जो इनको प्रोत्साहित करती है? तो उसके बारे में एक शब्द जो हम बार बार सुनते हैं वो है जिहाद, या इस्लामिक जिहाद कहते हैं, जिसके कारण इसको इस्लामिक टेररिज्म भी कहा जाता है। अब आज के सेशन में, जिसका हमारा टाइटल है जिहाद एज अ मोटो, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और ये थ्रेट वैसे तो समाज के लिए लगभग 1400 वर्षों से चल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ रूप बदल रहा है, और अब मॉडर्न एरा में ये ज्यादा सीरियस और ज्यादा घातक रूप लेता जा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे, तो शायद हम मेन पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि उनका मोटिवेशन कहाँ है। हमने उन लड़कों को तो पकड़ लिया, उन आतंकवादियों को तो पकड़ लिया, एलिमिनेट कर दिया, लश्कर तैयबा को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, हम क्या उसे एड्रेस कर पा रहे हैं? और अगर हम देखते हैं तो शायद आंसर ना है, क्योंकि अब इसे पॉलिटिकल करेक्टनेस कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक हमारे भीतर डर रहा कि हमने इस इस्लामिक जिहाद को एग्जैक्टली कॉल आउट नहीं किया। संसार भर में आप जितनी ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, दाइश है, ISIS जिसे कहते हैं, बोको हराम है, हमास है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये सबके सब नाम है। ये अगर आज खत्म हो जाएंगे तो कल किसी और नाम से खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए आज हम जिहाद एज अ मोटो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या है जो इनको इंस्पायर करता है आतंकवाद करने के लिए, मासूम इनोसेंट कुफ्फार या काफिरों की हत्या करने के लिए। अब यूं तो ये कुरानिक टर्मिनोलॉजी में से आता है जिहाद, जिसका जब हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, लिटरल मीनिंग निकालते हैं, तो वो तो होता है स्ट्रगल, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल अर्थ है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, के जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, उसके रास्ते में जिहाद करना या लड़ना। और इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्या, जो एक आर्मी वेटरन है। इन्होंने भारतीय सेना के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है, और आज हम जानते हैं कि मीडिया में एक जो सबसे अच्छे एनालिस्ट्स हैं उनमें इनका शुमार होता है, और अभी कंसल्टिंग एडिटर हैं फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। आर्मी वेटरन हैं और बहुत लिखते भी हैं, और एक फेमस पब्लिक स्पीकर हैं। तो
वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम विद अस। मेजर गौरव आर्य, आपका स्वागत है यहाँ पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी मेजर साहब, आप क्योंकि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े रहे हैं, तो आपने जब वो विजुअल्स देखे होंगे, आपके माइंड में बिल्कुल रॉ होंगे, तो पहला थॉट क्या आता है आपके मन में जब आप इस तरह का टेरर अटैक देखते हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जिसमें अपनी जान देती हैं? जी पहले प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए, और संगम टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अहम मौजू पे, इतने अहम टॉपिक पे ये टॉक रखी है 26/11। जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना, मुझे याद है मेरे सबसे पहले दिमाग में एक बात आई कि ये लगातार, और मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, और वही अपने शब्द में दोबारा दोहराऊंगा कि हमारे साथ लगातार दर लगातार ऐसा होता चला आ रहा है और ये आगे भी होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, आज के दिन खासतौर से ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच बात है, हम यहाँ पे सच बोलने और सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये आगे भी होगा। और आगे इसलिए होगा क्योंकि हम पाकिस्तान को कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जिहाद ये समझा नहीं पाए। हर चीज का एक दाम चुकाना पड़ता है, और अगर वो दाम इंसान ना चुकाए तो उसको लगता है ये चीज मुफ्त की है, फिर उसकी इज्जत नहीं करता। हम अपनी सिक्योरिटी की, अपने मुल्क की सिक्योरिटी की पाकिस्तान से शायद वो इज्जत नहीं करवा पाए जो हमें करवानी चाहिए थी। उसकी फौज से तो हमने इज्जत करवा ली, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके। पाकिस्तानी आर्मी बहुत इज्जत करती है, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी अपने जिहादी भेजती है इंडिया, और एक डिनाइबिलिटी का फैक्टर उसका है कि साहब हम तो जानते नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को हुई है, और आगे भी इंडिया को प्रॉब्लम होती चली आ रही है। आजकल में भी हुई है और आगे भी होगी। अगर आपकी इजाजत हो, अनुमति हो, तो मैं थोड़ा सा और विस्तार में जाके इसको समझाना चाहता हूँ। जी सर, जी ये जो आइडियोलॉजी है जिहाद की, ये एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी है। ये सब की जिहाद खुद से अपनी कमियों से होता है, और एक जिहाद अकबर होता है, और अपनी नफ्स के खिलाफ। देखिए, ये सब तो बेकार की बातें हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। हमें क्या लेना देना सर जिहाद कैसा होता है, उससे मेरा क्या लेना देना, उससे आपका क्या लेना देना। ठीक है, हम जिहाद के मैनिफेस्टेशंस कहाँ पे देखते हैं, हमें उससे लेना देना है जो उसका अमल दरामद हो रहा है जमीन पे। आज तक तो मैंने किसी को नहीं सुना कि मैं कोई कोई ये बोले कि साहब वो फलाना फलाना आदमी था, उसकी शराब पीने की बड़ी आदत थी, उसने जिहाद लड़ा और उसने शराब की आदत छोड़ दी। जो कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी बताने की कोशिश करते हैं कि असल में जिहाद का ही मतलब है, होगा, जरूर होगा, मैं मना नहीं कर रहा, जरूर होगा, लेकिन उससे हमारा लेना देना कुछ है नहीं। कोई शराब पिए, अपना लिवर खराब करे, उससे आपका और मेरा क्या लेना देना। हमारा ये लेना देना है जब जिहाद के नाम पे लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक होता है, जब दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट मिलता है, 3,000 किलो आरडीएक्स मुंबई आता है, 1993 में ब्लास्ट होते हैं, या फिर 26/11 होता है, या फिर कश्मीर होता है, या फिर पंजाब होता है, या फिर सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, और दीगर इलाकों में भारत में ब्लास्ट होते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, हर जगह। तो तब हमें पता लगता है कि ये सब कहना कि नफ्सियात के खिलाफ है और ये सब है, ये सब किताबी बातें हैं। असल में जो जिहाद है, असल में जो रियल जिहाद है, उसका मतलब यही है कि जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है, उसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन रेदो, और उससे सवाब है। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट विच टेररिस्ट आउटफिट्स फॉलो सर। जब मैंने पहली बार देखा, मैंने वही कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की प्रोफेसर साहब दिमाग में ख्याल आया कि 1947-48 के बाद जब पाकिस्तान ने अटैक करा था कश्मीर में, वी डिड नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक करा, वी डिड नथिंग सर। जब 1999 में कारगिल में हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हुए, वी डिड नथिंग। 26/11 वी डिड नथिंग सर। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, वी डिड नथिंग। अक्षरधाम, वी डिड नथिंग। पार्लियामेंट अटैक्स, वी डिड नथिंग। वी हैव बिकम द नथिंग स्टेट। वी इन इंडिया हैव बिकम द नथिंग स्टेट, क्योंकि कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा, दाम, ये हमने पाकिस्तान को कभी एहसास दिलाया नहीं इस चीज का। और जब तक हम पाकिस्तान को इस चीज का एहसास नहीं दिलाएंगे, ये चीजें होती रहेंगी सर। पाकिस्तानी आर्मी सामने आती नहीं लड़ने के लिए, जिहादी भेजती है, जिहाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान में, हजारों दर हजारों दर हजारों उनके पास मदरसे हैं। अगले 100 साल तक वो जिहादी भेजते रहेंगे, आप लड़ते रहिए उनके साथ। और हम लोग खुश होते हैं मीडिया में, हम लोग कहते हैं कि साहब हमारे उस कैप्टन को शहीद करा, हमारे उस मेजर को शहीद करा, हमारे उस कर्नल को शहीद करा।
हमने आतंकवादी मार के उसका बदला ले लिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, अपनी ऑडियंस से पूछता हूँ, इंडियन आर्मी का एक मेजर शहीद होता है और फिर हम 2 अनजान टेररिस्ट्स को, आतंकवादियों को मार देते हैं। क्या ये बराबर है? क्या भारतीय सेना के कप्तान या मेजर या कर्नल की जिंदगी एक आतंकवादी की जिंदगी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। हमारा एक मेजर, एक कैप्टन या एक कर्नल लाखों आतंकवादियों की जिंदगियों से ज्यादा कीमती है। हमें उसका कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। मेरा ये कंपैरिजन ही गलत है, मैं मानता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मैं खुद ही गलती कर रहा हूं कंपेयर करके। लेकिन हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि ये ठीक है, हमने बदला ले लिया, हमने 2 आतंकवादियों को मार दिया। और जो उसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं वो वैसे ही बैठे हैं। वो 1989 से, खैर पंजाब में तो उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कश्मीर की यहां पे बात करूंगा, सिर्फ कश्मीर की बात करूंगा। वो लगातार दर लगातार अपने जिहादी औजार भारत भेज रहे हैं। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने मुस्तैदी से पहरा लगाया और हमने वहां पे फेंस बना दिए, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जबरदस्त करती, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोकल पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करा जा रहा है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जिसकी वजह से लोग मारे काटे जा रहे हैं कश्मीर में। और बाकी वो लोग, देखिए, अभी तक कोई टचवुड बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ भारत में टेररिज्म का। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने कोशिश करना बंद कर दिया, इसलिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने टचवुड जबरदस्त काम करा है सर। एंड पर दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। 1000 बार वो रोक लेंगे, भगवान ना करे अगर एक बार स्लिप हो गया सर कुछ, तो पाकिस्तान फिर बंबई करेगा। और इसका इलाज एक ही है सर, हम लोग वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम इन इंडिया। गलती हमारी है, वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। हम लगातार गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जिस दिन हमने सही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये सब बंद हो जाएगा सर। ये जिहाद विहाद का ड्रामा, ये सब खत्म हो जाएगा, रातों रात खत्म हो जाएगा। होता है कि जब हमारे जो लड़के हैं, जो भले ही वो बॉर्डर पे हों या अंदर हों, जब उनको टारगेट करके जिहादियों द्वारा मारा जाता है, तो उस समय सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। वो अच्छा लगता है कि जब हम विजुअल्स देखते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो वीरता से उनको मुखाग्नि देते हैं। लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि पहली चीज तो, एक हमारा जवान मरता है, एक मेजर मरता है, एक कर्नल मरता है, तो वो ये जो जिहाद के कीड़े हैं उनसे हजारों से कहीं ज्यादा सुपीरियर है और हमें कभी ये तुलना करनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा, जैसा आपने कहा कि वी हैव बिकम अ नथिंग स्टेट, वी हैव बिकम अ सॉफ्ट स्टेट, के 75 साल हो गए हैं। हमारे बच्चे, हमारे लड़के, वो कोई कोलेटरल डैमेज या कैनन फॉडर नहीं होने चाहिए थे। लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते हमने जो जेन्युइन, जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, जो उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि उनके पास एक किताब है जो कहते हैं कि तुम इनको मारोगे तो तुम जन्नत में पहुंच जाओगे, हमने उसे एड्रेस करने की बजाय वन लाइनर्स फ्लोट कर दिए, दैट टेरर हैज नो रिलीजन, ये कुछ भटके हुए नौजवान हैं और ये सिर्फ कि पाकिस्तान आर्मी का ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना। जब तक हम इस तरह की मिसगाइडेड वन लाइनर्स अपने समाज को देते रहेंगे और हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को देते रहेंगे, तब तक हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो वीर हैं, वो इसी तरह एक कैनन फॉडर की तरह यूज किए जाते रहेंगे, जो कि अब बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि हमें एज अ पॉलिसी इसको आइडेंटिफाई करके कि ये जो जिहाद है प्राइमरीली एक आइडियोलॉजिकल इशू है, और जब तक हम एज अ स्टेट, एज अ रीजनल पावर, एज अ ग्लोबल पावर इसे डिसमेंटल नहीं करेंगे, तब तक हम इस लड़ाई को, जैसा आपने बड़े ठीक कहा कि हमें और आगे 100 साल तक इसे झेलना पड़ सकता है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इसे सॉल्व? देखिए, जहां तक जिहाद की बात है, फ्रॉम एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जिहाद इज अ वे ऑफ वॉर। तो एक एक लड़ाई करने का तरीका है, और वो सिर्फ एक बड़ी लड़ाई नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द एनिमी, कांस्टेंट वॉर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी। और ये भी कहा गया है कि ऑल वॉर इज डिसेप्शन। कुछ लोग कहते हैं, सुन्जू ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक फिगर्स ने बोला है, जिसने भी बोला है, कोई दे समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद, कोई कुछ, मतलब मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन हदीस मिल जाती है, ऑथेंटिक हदीस है जिसमें उसने कहा वार इज डिसीट। हाँ, ऑल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। तो कहने की बात यह प्रोफेसर साहब, 2-3 चीजें हैं। आप पूरी दुनिया को इसमें 2-3, इट्स ना पाकिस्तानी आर्मी तक वो महदूद है, ना हम ये कह सकते हैं कि जिहाद के इस्लामिक रूट्स हैं। इसलिए ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है। और क्योंकि जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ता हूँ,
और चाणक्य फोरम एक मैगजीन है, डिजिटल मैगजीन, जिसका मैं एडिटर इन चीफ हूँ, मैं वो भी रन करता हूँ। तो काफी जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मेरा रोज कनेक्शन रहता है, राब्ता रहता है, हम लोग बातचीत करते हैं इस मामले में। सऊदी अरेबिया ने काफी सालों तक इसको फंड करा, नाउ सऊदी अरेबिया हैज स्टॉप्ड। उसके कई कारण हैं। उसको लगा कि अब ये दाल नहीं गलेगी, नंबर 1। अब इसका समय पूरा हो गया है, नंबर 2। तेल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना आ रहा है, और भी कई 100 चीजें हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 4-5 चीजें हैं जिसकी वजह से नाउ दे हैव सेड मूव टू टूरिज्म, मूव टू मैन्युफैक्चरिंग, मूव टू सर्विस इंडस्ट्री। तो सऊदी अरेबिया में जो चेंजेस हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं, आपको पता है, मुझे पता है, हमारे सारे व्यूअर्स को पता है। ये जो पूरा इस वक्त, और जो टेररिस्ट आउटफिट्स जो लड़ाई लड़ रही हैं, सीरिया में अगर कुछ हो रहा है, यमन में कुछ हो रहा है, इसको छोड़ दे। जो मुख्य तौर पे मुस्लिम कंट्रीज हैं, द मुस्लिम कंट्रीज हु मैटर, वो जिहाद के बारे में आजकल चुप हो गई। आपको यूएई से आवाजें नहीं सुनाई देंगी, आपको इंडोनेशिया से आवाजें नहीं सुनाई देंगी, आपको मलेशिया से आवाजें नहीं सुनाई देंगी, आपको सऊदी से आवाजें नहीं सुनाई देंगी, कोई भी गल्फ स्टेट से आपको ये आवाजें अब नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड कि अब ये अब चूरन बिकने वाला नहीं है। दे आर नॉट सेलिंग इट ऑल्सो, दे हैव रियलाइज्ड, क्योंकि सबको पैसा चाहिए इन द एंड, पावर चाहिए। पाकिस्तान क्यों इससे चिपका हुआ है? पाकिस्तान इसलिए चिपका हुआ है सर कि पाकिस्तान, थोड़ी हमें पाकिस्तान आर्मी के जेनेसिस पे हमें जाना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि है क्यों पाकिस्तान में ऐसा। जब हम समझेंगे तब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपने अंत में ये भी पूछा प्रोफेसर साहब कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो वो भी बताऊंगा, बट आपकी अनुमति से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ विस्तार से, तफसील से। सर ऐसा है कि ये एक ही आर्मी थी सर। 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी आर्मी एंड द इंडियन आर्मी वर एग्जैक्टली द सेम आर्मी सर। इनकी ड्रेस एक थी, इनके ऑर्डर्स जो देते थे ये एक जैसे थे, इनकी एसओपीज एक जैसी थी, इनका आर्मी एक्ट, इनका डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन, इनकी ड्रेस, इनका सेरेमोनियल, इनका खाने का तरीका, इट वाज वन कोहेसिव आर्मी। और पार्टीशन के बाद भी काफी समय तक ये सेम रही है, इतनी जल्दी चेंज नहीं हुई। लोगों को ऐसा लगता है कि कि जैसे ही वो आर्मी जो थी वो पार्टीशन हो गई पाकिस्तान में, वो एक कोट अनकोट इस्लामिक आर्मी बन गई। ऐसा हुआ नहीं था सच में। दे कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सड़न आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो वीक थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट थी। एंड आई थिंक मोहम्मद अली जिन्ना खुद बहुत जबरदस्त कंफ्यूज थे कि उन्होंने पाकिस्तान आखिर बनाया क्यों। अब मिल गया, अब इसका करना क्या है, इसका करना क्या है? तो मॉथ ईटन पाकिस्तान की अक्सर उन्होंने बात करी। वो लेमेंट था दिल में, एक शिकवा था कि साहब ये भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, और जूनागढ़ भी मिल सकता था और सर क्रीक का भी कुछ हो सकता था। तो ये सब ड्रामा तो था, लेकिन इसके अलावा भी मॉथ ईटन पाकिस्तान आज भी है। जो हम बात करते हैं आयूब खान की, या फिर हम बात करते हैं याया खान की, जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, तो सर उन लोगों ने भी पाकिस्तान को एक मिलिटरिस्टिक स्टेट बनाया। मैं जिहाद पे आऊंगा सर, जिहाद बात की बात है। उन्होंने एक मिलिटरिस्टिक स्टेट बनाया और लोगों के दिमाग में कीड़ा डालना शुरू करा कि वी आर सुपीरियर, क्योंकि हम मुगलों से आए हैं, क्योंकि फलाना है, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया से आए हैं। अब कोई कहीं से भी आए सर, अपने डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड की वजह से तो कोई सुपीरियर होता नहीं है। मतलब हमारा कल्चर ये बताता है कि आप कर्मों के हिसाब से सुपीरियर होते हैं। अब मैं आपसे ये बोलूं कि मैं नोएडा में रहता हूं इसलिए मैं आपसे सुपीरियर हूं, आप चंडीगढ़ में रहते हैं इसलिए आप मुझसे इनफीरियर, ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। बट लॉजिक पाकिस्तान में यही चलता है सर, यही चलता है कि हम ईरान से आए हैं, हम तुरान से आए हैं, हम सऊदी से आए हैं, इसलिए हम, तो ये दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस नैरेटिव्स। तो जो जियाउल हक को कहते हैं कि जियाउल हक ने रेडिकलाइज कर दिया पाकिस्तानी आर्मी को, वो बात सच है। लेकिन इवन इन 1965 सर, इवन इन 1965 पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही थी कि हमारे जो एक मुस्लिम सोल्जर है वो 10 इंडिया के हिंदू सोल्जर्स के बराबर है। और 1965 में ये सब डायलॉग बोलने के बाद इंडिया का एक सिपाही था सर, सिपाही का कोई धर्म नहीं होता इंडियन आर्मी में, भारत का एक सिपाही था सर, CQMH अब्दुल हमीद, जिसने असल उत्तर की जगह में, जो कि वाज बोर्न इनटू अ मुस्लिम फैमिली, ही वाज अ मुस्लिम, जिसने पाकिस्तान के आर्मर्ड कॉलम्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, कमर तोड़ दी थी सर। 4 ग्रेनेडियर्स, अब्दुल हमीद परमवीर चक्र सर, बहुत बड़ा नाम है।
और बहुत बड़ा उनका एक मकाम है इंडियन आर्मी में। बच्चा बच्चा कौन है जो सर सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद को, परमवीर चक्र को नहीं जानता। तो ये पाकिस्तान की हम लोग जाएंगे यहाँ पे और ऐसा कर देंगे और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, वहां डिनर करेंगे, लाल कर, ये सब ड्रामा ये लोग अपने लोगों को फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ये लोग करते रहते। पाकिस्तान में एक और चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, जिहाद गरीब के लिए सर। अमीर का कोई बच्चा जिहाद में नहीं मरा पाकिस्तान में आज तक। आज तक कोई फौजी जनरल ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने बेटे को जिहाद के लिए भेजा ना। कोई बड़ा अमीर बिजनेसमैन, कोई पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कोई सेनेट का मेंबर ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने बेटे को जिहाद के लिए भेजा। पाकिस्तान का जनरल जो है, लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर, वो अपने बेटे को भेजेगा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल, MIT, स्टैनफोर्ड, ठीक है सर। और गरीब के बच्चे को बोलेगा कि तू जाके जिहाद कर, क्योंकि इस्लाम का परचम तो तुझे लहराना है। मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा और तुम्हारा बच्चा जिहाद लड़ेगा। ये एक सिंपल सी थ्योरी है। तो ये कहना कि सारी की सारी कौम बिल्कुल जिहाद में उनका दिमाग खराब हो गया, ये भी गलत है। क्योंकि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल है पाकिस्तान में जो जिहाद लड़ते हैं, और वो सबसे जो नीचे वाला तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, वो जिहाद लड़ता है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर में छोड़ के 1 या 2 स्ट्रे इंसिडेंसेस, वो भी ठीक से नहीं हो पाए, 30 साल से ऊपर हो गए सर कश्मीर में आतंकवाद होते हुए। कश्मीर में अफगान भी आए लड़ने के लिए, सुडनीज भी आए, चाइनीज भी आए, ठीक है सर, वहां पे लेबनीज भी आए। कश्मीर में दुनिया का हर एक किस्म का मुसलमान आया लड़ने के लिए। जो कश्मीर में नहीं गया लड़ने के लिए, वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं गया लड़ने के लिए। कोई भी मुझे एक इंडियन मुस्लिम का नाम बता दे जो हथियार लेकर कश्मीर गया हो कि मैं खुद की फौज से लड़ूंगा, आज तक मैंने तो नहीं सुना। एक असम का था भूला भटका, पहले ही उसको निपटा दिया था वहां पे, ही वाज आल्सो नॉट एबल टू फाइट। कोई 30-32 साल में इंडियन मुस्लिम तो गया नहीं सर कश्मीर लड़ने के लिए। कुछ जिहादी एलिमेंट्स केरला से चले गए होंगे आईसिस, सीरिया वगैरह लड़ने के लिए, और गए भी हैं काफी, वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कश्मीर कोई नहीं गया सर। और पाकिस्तान को ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया कि इंडियन मुस्लिम्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन पाकिस्तान इसके पहले कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से सवाल पूछे कि भाई तुम क्यों नहीं लड़ रहे कश्मीर में, उनको खुद से पूछना चाहिए कि तुम्हारे अमीर लोग क्यों नहीं लड़ रहे जिहाद, तुम्हारे जनरल्स के बच्चे क्यों नहीं लड़ रहे जिहाद, तुम्हारे बिजनेसमैन के बड़े बड़े जो अरबपति बिजनेसमैन है जिनका लंदन में घर है, वो लोग क्यों नहीं लड़ रहे जिहाद। वो लोग कभी नहीं लड़ते। वो जो रेडी वाला है, जो दुकान में सेल्स पर्सन है, या जो डेली वेज वर्कर है, वो जिहाद लड़ता है कश्मीर में। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ पीपल हु कम टू कश्मीर टू फाइट जिहाद। अच्छा, जहां तक जिहाद की आइडियोलॉजी है कि जन्नत है, हूरें मिलेंगी, तो जो अमीर है पाकिस्तान में, जो जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास फैसिलिटीज हैं, तो उसने तो जन्नत अपनी लंदन में बना ली सर, न्यूयॉर्क में बना ली। उनके आसिम सलीम बाजवा जैसे उनके जनरल्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, जिनके 150 रेस्टोरेंट्स हैं सर, 125 पापा उनके हैं, 25 वैसे उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी माइंस हैं बलूचिस्तान में, उनके मिडिल ईस्ट में रियल एस्टेट के बिजनेस है। तो उन्होंने तो उनको मरने की जरूरत नहीं है जन्नत देखने के लिए, उन्होंने जिंदा होते जन्नत देख ली। तो 2 किस्म के पाकिस्तानी हैं जो जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं। एक वो पाकिस्तानी जो अमीर है, वो जीता जागता इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लेता है, और जो दूसरा पाकिस्तानी है गरीब, जो इस दुनिया में नहीं बना पाता, उसको ही बोलते हैं कि ठीक है भाई, तू इस दुनिया में नहीं बना पाया, तू ऊपर चले जा, ऊपर तेरे को हो सकता है जन्नत मिल जाए। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर जन्नत इन देयर ओन वे एंड मैनेजिंग समहाउ। आखिरी पॉइंट जो मैं देना चाहता हूं, पाकिस्तान आर्मी ने रिलीजन को जो वेपनाइज करना शुरू करा था, जो प्रोजेक्ट बीच में कुछ दशकों के लिए रुक गया था, ये ऑन ऑफ स्टॉप गो वाला प्रोजेक्ट है सर ये। तो ये प्रोफेसर साहब क्या था कि इन्होंने शुरू करा ये 1980s में, अर्ली 80s में सर, अफगानिस्तान में जिहाद करके। उस जिहाद के भी बड़े अच्छे रूप हैं, रंग हैं। जो अमीर थे उन्होंने CIA से पैसा लिया। अब आप देखिए प्रोफेसर साहब, कितनी बढ़िया चीज है ये। जो अमीर थे, जो जर्नल थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो सियासतदान थे, उन्होंने सब पैसा लिया अमेरिकन से, और अमेरिकन से पैसा लेने के बाद उन लोगों ने क्या करा
कि गरीब को बोला कि बेटा तुम जाओ और अफगानिस्तान में जिहाद लड़ो। तो जो अफगान थे, जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे रशियंस के साथ, वो तो लड़ ही रहे थे, इन्होंने यहां से मदरसे से भेजना शुरू करा। जो तालीम याफ्ता लोग थे, जो तालीम हासिल कर रहे थे, तो जो तालीम हासिल कर रहे थे उनसे बना तालिबान बाद में। दोज हु जो तालीम लेते हैं वो तालिबान है। तो वहां से शुरू हुआ। सो यूज ऑफ रिलीजन एज अ टूल स्टार्टेड दिस पाकिस्तानी एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 80s में शुरू हुआ था, पर 80s में इसने मोमेंटम पकड़ा। इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए और खुद की सोसाइटी जो ऑलरेडी रेडिकलाइज थी उसको स्टेरॉइड्स पे लगाया रिलीजन के। उनको स्टेरॉइड्स दे दिया, उनको सुपर रेडिकलाइज कर दिया। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी रोते हैं प्रोफेसर साहब और ये कहते हैं कि साहब हमारे 80,000 लोग मर गए टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए, ये कौन है सर 80,000? ये कौन है 80,000? इनको मारा किसने? पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने पाकिस्तानी मुस्लिम्स को मारा, क्योंकि जो पाकिस्तानी अशराफिया था, जो पाकिस्तानी क्रीम थी, ठीक है सर, पाकिस्तानी क्रीम ने पैसा लिया वेस्ट से कि हम मारेंगे, आप हमें पैसे दो। जनरल साहब ने बोला कि मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा अफगानिस्तान जाएगा लड़ने के लिए, फिर कश्मीर जाएगा लड़ने के लिए। तो ये जो इनका जिहाद है, ये प्योर जिहाद भी नहीं है, ये लालच पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीड। एंड आई हैव डन डिटेल्ड रिसर्च एंड डिटेल्ड स्टडी ऑन दिस, एंड दिस इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्न जिहाद ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, है ना जी। ये शेख रशीद है उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। शेख रशीद अक्सर ये बयान देते हैं कि बिरला मंदिर की घंटियां भारत में बनना बंद हो जाएंगी और पाव पाव किलो के बम हैं, हमारे पास ऐसा बम है जो हिंदुओं को मार देगा और मुस्लिम्स को खरोच भी नहीं लगा। ये उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ऐसे बयान देते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि शेख रशीद खुद कहता है कि जब बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ था, इंडिया ने करा था, शेख रशीद खुद कहता है, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मैं भाग गया था मुल्क से डर के मारे। शेख रशीद ने बोला कि भाई मुझे इतना डर लगा कहीं जंग ना हो जाए, ये भाग गया था मुल्क से, मुल्क छोड़ के भाग गया था। तो ये लोग हैं जो खुद दुबई में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि अरबों-पति हैं, देश को लूटा है, तो ये लोग जाके सर बाहर बैठ जाएंगे, ये लोग जाके अपने लंदन में बैठ जाएंगे, और जो रेहड़ी वाला है, जो सड़क की सफाई करता है, जो झाड़ू लगाता है, वो जो दुकानों में काम करता है, वो जो डेली वेज लेबरर है, लेबर चौक पर खड़ा रहेगा, वो जो कि 150, 200, 300, 400, 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो उन सबको बोल के कि भाई देखो तुम्हारी जिंदगी में जन्नत तो है नहीं, अगर तुम्हें जन्नत जाना है तो ये रास्ता है, हथियार पकड़ो, कश्मीर जाओ, अगर मारे गए तो जन्नत पहुंच जाओगे। दिस इज हाउ दे सेल इट। So my question is that did it all start with Ziaul Haq or has it been going on उससे पहले? ये तो ऐसा है कि जियाउल हक ने इसको मोमेंटम दे दिया, जियाउल हक ने इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया, खाका बना दिया जियाउल हक ने। दिमाग तो इनके बहुत पहले से खराब थे, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के दिमाग बहुत पहले से खराब थे, लेकिन वहां पे हर समय टसल चलता था। इस्लामिस्ट जनरल्स हुआ करते थे, फिर वो सैंडहर्स्ट एजुकेटेड विस्की स्विलिंग जनरल्स हुआ करते थे, गोल्फ प्लेइंग जनरल्स, गोल्फ अभी भी खेलते हैं उनके जनरल्स। गोल्फ आई थिंक जनरल्स प्ले अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान आर्मी, अमेरिकन्स प्ले, वी प्ले, एवरीबॉडी प्लेज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एक वेस्टर्नाइज्ड आर्मी लार्जली थी, और जो इस्लामिस्ट थे उनकी आर्मी में वो थोड़ा लोअर प्रोफाइल में रहते थे, दे वर लार्जली इग्नोर्ड। पीपल लेड अ फेयरली मॉडर्न लाइफ, फौज उनकी थिंकिंग में काफी मॉडर्न थी, काम करते थे वही अपने चोरी चकारी वाले, जमीन घेर ली, ये कर लिया, बट लार्जली दे वर अ लिबरल सेट। जियाउल हक ने क्या करा कि जब जियाउल हक ने खून करवा दिया, कत्ल करवा दिया जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का, तो उसकी बड़ी थू-थू हुई दुनिया में, खास तौर से वेस्ट में, कि साहब आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने डिपोज कर दिया, उसको मार दिया जान से, और आप खुद काबिज हो गए, आप खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी प्रेसिडेंट वगैरह बन गए। तो जियाउल हक को कुछ तो चाहिए था कि मैं कुछ तो करूं, अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करूं, और बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ी बदनामी हो रही है। तो जियाउल हक ने क्या करा कि अमेरिकन को एक प्रपोजल दिया, और अमेरिकन को एक प्रपोजल में ये बोला कि जिस तरीके से आपको, यानी अमेरिका को वियतनाम में जलील करा गया था, और रूस ने जलील करा था, क्योंकि वियतकॉन्ग को तो रूस ने ही ट्रेनिंग दी थी, रूस ने ही हथियार दिए थे, रूस ने ही फंडिंग दी थी, डायरेक्शन दिए थे, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, टैक्टिकल डायरेक्शन तो रशिया ने दिए थे। उसी तरीके से ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग जाके
रूस को जलील करें अफगानिस्तान में। आपको कुछ नहीं करना, आप हमें यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को पैसा दीजिए, हम लोग बाकी सब काम करवाएंगे। तो पाकिस्तान ने बीच में पैसा भी खाया। अब क्या हुआ कि एक लेवल तक अफगान्स लड़े और बहुत अच्छा लड़े, एंड दे गिव अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। प्रॉब्लम यह आई कि जब ज्यादा लोग भेजने की जरूरत पड़ी तो इन्होंने खुद के मुल्क में रेडिकलाइजेशन करा। वो रेडिकलाइजेशन पहले से था अवेलेबल, जियाउल हक ने कोई नया काम नहीं करा, बट जियाउल हक ने उसमें स्टेरॉइड्स डाल दिए। जियाउल हक ने उसको स्टेट की सैंक्टिटी दे दी। जो चीज स्टोर रूम में पड़ी थी, जो चीज जिसको कहते हैं गैराज में बंद थी, उसको लाके जियाउल हक ने ड्राइंग रूम में बैठा दिया। अब पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की लंबी लंबी दाढ़ियां हो गई, ऑफिस के बीच में छुट्टी मिलने लगी नमाज पढ़ने के लिए, और जो ACRs होते थे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती थी ऑफिसर्स की, उसमें भी ये कॉलम आने लगा कि साहब ये कितने अच्छे मुसलमान हैं। तो जब आपने करियर प्रोग्रेशन को जब इस्लाम से लिंक कर दिया, तो जो पाकिस्तानी फौज थी फिर वो उसी रास्ते लग गई। अगर आप पुरानी फोटोज देखेंगे 1971 वॉर या उसके पहले की, तो आपको उनके जनरल दाढ़ी वाले दिखेंगे ना के बराबर। लेकिन जियाउल हक के बाद सबकी माशाल्लाह अच्छी अच्छी दाढ़ियां, बिकॉज दाढ़ी बिकेम अ सिंबल ऑफ इस्लाम। जियाउल हक खुद नहीं रखते थे, उसने सबकी और की रखवा दी जियाउल हक ने, तो थोड़ा सा बदमाश था इस मामले। तो जियाउल हक ने क्या करा कि फिर इसको रेडिकलाइज कर दिया पूरे मामले को, और उसको एक स्टेट सपोर्ट दे दिया। और वहीं एक प्रीचर था, इस्लामिक प्रीचर था जो कि यंग था उस वक्त। तो उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने बोला कि जनाब मैं एक चैरिटी रन करता हूँ, एक NGO रखता हूँ, जिसमें कि जो अफगान जिहाद में जिन लोगों के पैर कटे हैं, हाथ कटे हैं, जो मर गए हैं, तो उनकी बेवाओं का ध्यान रखते हैं, जो डिसेबल्ड हैं हम उनका ध्यान रखते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं। और उस आदमी ने बड़ा कश्मीर के बारे में बड़ा बोला कि साहब मैं तो मर जाऊंगा कश्मीर के लिए, जान दे दूंगा, और हिंदुस्तान अपने आप को क्या समझता है और हिंदू अपने आप को क्या समझते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जियाउल हक काफी इंप्रेस था। तो एक रिलीजियस काउंसिल थी उलेमा की, तो एक यंगस्टर को वहां पे जाके बैठाया उसके अंदर, मतलब 30s में ही होगा उस वक्त वो प्रीचर। तो वो प्रीचर ने जाके एक तंजीम बनाई जो कि कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए अर्ली 90s में उतरी। उस तंजीम का नाम था लश्कर तैयबा, और उस प्रीचर का नाम था हाफिज सईद। इस तरीके से पाकिस्तान ने अपने पंजे कश्मीर में गाड़े, इस तरीके से पाकिस्तान ने जिहाद का इस्तेमाल करा भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। जी जी मेजर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि जो अमीर है ऑब्वियसली उनके पास सारे रिसोर्सेज पहले से हैं, उनके लिए जन्नत यहाँ बनी हुई है, लेकिन जो अब उनके पास बड़ा अच्छा टूल है कि कुरानिक इंजंक्शन है कि जिहाद आपके लिए फर्ज अल्लाह की ओर से डिक्लेयर हो गया, जो ये कुरान वाला गॉड है। तो जो वहां का गरीब है वो इस झांसे में आएगा, वो फंसता रहेगा। वो उनकी अगर वो अपने घर के अंदर जिहाद कर रहे हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को मारते रहे काटते रहे, वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो इस गरीब तबके को रेडिकलाइज करके यहाँ लेके आते हैं, तो हमारे लिए इशू ये है कि अमीर ने गरीब को भेजा यहाँ पर, लेकिन हमारे जो लड़के हैं वो उसमें मरते हैं, हमारा देश जो है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो और दूसरी चीज, जब हम अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ अब्दुल हमीद जैसे लोग हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हमारे देश के लोगों के लिए, और हमारी जो मिलिट्री है उसका जो एथोस हैं वो इस तरह के हैं। तो ये हम क्रेडिट जो देंगे वो अपनी मिलिट्री के एथोस को देंगे। और तीसरी चीज जो जुड़ जाती है कि अब्दुल हमीद जैसे लोग जो हैं वो कुरानिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुसलमान है ही नहीं, हम भले ही उनको मुसलमान मानते हों, बट द मेयर फैक्ट कि वो काफिरों की सेना के लिए लड़ रहा है, कुफार के लिए लड़ रहा है, दरुल हर्ब से दरुल इस्लाम के सामने लड़ रहा है, तो वो उस डेफिनेशन में मुसलमान नहीं बैठता। अब इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि एक तो जो वहां से मदरसों में से जो निकलते रहेंगे, जिहादी फैक्ट्रियां जो बन रही हैं, वहां से लोग आते रहेंगे क्योंकि उनके पास इसकी कभी कमी नहीं आने वाली। प्लस हमारे यहाँ पर जो मदरसे इतने सारे खुल चुके हैं, वहां पर हमारे लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह वो काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते हुए हम बोलते हैं कि
मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, जबकि वो उनके डॉक्ट्रीन में, उनकी जो रिलीजियस बुक्स है उनके अंदर वो एनश्राइंड है। तो मैं प्रोफेसर साहब आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो आर्मी की जो इथॉस है, इंडियन आर्मी का जो इथॉस है, इंडियन आर्मी का इथॉस थोड़ा सा अलग है इस मामले में। हमारे यहाँ सर्वधर्म स्थल होते हैं, और मेरी खुद की यूनिट 17 कुमाऊं। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ थोड़ा सा अटपटी लगती है सिविलियन ऑडियंस को, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है, पर मेरी खुद की यूनिट में 17 कुमाऊं में मुस्लिम ऑफिसर्स हैं जो, क्योंकि मेरी यूनिट प्योर हिंदू यूनिट है, कुमाऊनी यूनिट है, प्योर कुमाऊनी। तो मेरी यूनिट में जितने भी जवान हैं वो 100% दे आर हिंदू जवान, क्योंकि सब कुमाऊनी है वहाँ पे, प्योर कुमाऊनी यूनिट है मेरी। लेकिन हमारी यूनिट में मुस्लिम ऑफिसर आरती भी करते हैं। मैंने क्रिश्चियन ऑफिसर्स को भजन करते हुए अपने सामने देखा है। कर्नल एंड्रूज हुआ करते थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर। वो मेरे सीओ रह चुके हैं गुरदासपुर में। उन्होंने दसियों बार तो मेरे सामने आरती करी है। सर्विंग मुस्लिम ऑफिसर्स है मेरी यूनिट के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज दे आर स्टिल इन दी आर्मी, कर्नल रैंक के हैं। तो फौज में ये सब नहीं होता, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला, इंडियन आर्मी का ईथॉस है ना। अब बात मदरसे की, ठीक है। मदरसे में क्या होता है सर कि आपको एक वर्ल्ड व्यू दिखाया जाता है कि ये दुनिया है, ये खाका है, और उसमें मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सिखाते क्या हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ज्यादातर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जो निकलते हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था सर, जवाहिरी इज अ डॉक्टर और वाज अ डॉक्टर, जिंदा या मर गया इसके ऊपर भी डिबेट है। लेकिन जो मदरसे से निकले हैं काफी हद तक रेडिकलाइज्ड निकले हैं, काफी हद तक रेडिकलाइज्ड निकले हैं, क्योंकि इनको सिखाया गया है एक तरीके का माइंडसेट, इनको बताया गया है। तो ये भी एक सच्चाई है। आप सिर्फ अनंतनाग में, कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में 500 से ऊपर मदरसे थे, जिसमें से कि जमात इस्लामी के ज्यादातर, आई थिंक 150-200 जमात इस्लामी के थे। वहां से हिजबुल मुजाहिदीन का काडर निकला है पूरा सर, वहां पे पूरा हिजबुल मुजाहिदीन का काडर वहां से निकला है। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जेएनके की, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, उस पार्टी के काडर कहां खत्म होते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन कहां शुरू होता है, और हिजबुल मुजाहिदीन जहां खत्म होता है वहां पे जमात इस्लामी कहां शुरू होती है। एनआईए ने जो रेड्स करी हैं, ये स्टोन पेल्टिंग अचानक बंद कैसे हो गई सर कश्मीर में? अचानक ना के बराबर हो गई स्टोन पेल्टिंग, ना के बराबर। ये क्यों हुआ? ये क्योंकि जो जमात इस्लामी के लेवल पे जो फंडिंग हो रही थी, जो बाहर से हुंडी से या फिर जो पैसा आ रहा था हवाला से, वो सब एनआईए ने बंद कर दिया, इनकी फंडिंग बंद कर दी एनआईए ने। तो दे हैव यूज्ड रिलीजन एज अ टूल इन मदरसास। और देखिए, कल का जो जमात इस्लामी का कार्यकर्ता है या उसका मेंबर है, वो आज का टेररिस्ट होगा, चांसेस आर वेरी ब्राइट कि ही विल जॉइन अ तंजीम। वो हिजबुल ज्वाइन करे, वो जैश ज्वाइन करे, लश्कर ज्वाइन करे। तो ये वैली में है। इनफैक्ट जनरल जीडी बख्शी सर यहाँ पे हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी की काफी सर्विस वैली में दी है, कश्मीर में दी है। आप जनरल साहब से पूछिए, ये आपको बताएंगे। ही इज रिटन अ वेरी वंडरफुल बुक कॉल्ड द किश्तवाड़ कॉनंड्रम, और उसके बारे में जनरल साहब 9 सेक्टर आरआर के कमांडर थे व्हेन ही वाज अ ब्रिगेड कमांडर। 9 सेक्टर इन्होंने कमांड करा है जनरल जीडी बख्शी सर ने। तो जनरल जीडी बख्शी सर बताएंगे आपको कि विस्तार में कि ये है क्या, ये जो पाकिस्तान ने बड़ी सक्सेसफुली जिहाद को कमर्शियलाइज करा। जिहाद वेपनाइज तो पहले से था, दे पुट इट ऑन स्टेरॉइड्स टू हार्म इंडिया, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ पाकिस्तान इज बर्निंग। हमने तो कश्मीर तक उसको आइसोलेट कर दिया, और वहां पे भी टेररिज्म अब 87-88% कम हो गया कश्मीर में, इन स्पाइट ऑफ द रैंडम एक्ट्स ऑफ किलिंग जो आप अनफॉर्चुनेट जो हम सुनते रहते हैं। हमने कश्मीर तक काफी हद तक टच उसको महदूद रख दिया है। लेकिन पाकिस्तान के तो गली मोहल्लों में बम फूट रहे हैं, बिकॉज जिहादीज कैनॉट बी कंट्रोल्ड। आपका प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम हो ना हो, आपका बादशाह मुस्लिम हो ना हो, ये टेररिस्ट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कोई भी हो। किसी को अगर लगता है, किसी को लगता है कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की जेब, हाँ, पाकिस्तानी आर्मी भी टेररिस्ट तंजीमों को कंट्रोल करती है बेशक, पर अगर कोई ये सोचता है कि सारी टेररिस्ट तंजीम जनरल बाजवा की जेब में, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज मार रहा है पाकिस्तानी सोल्जर्स को, रोज मार रहा है पाकिस्तानी सोल्जर्स को। कोई दिन नहीं जाता जब वो लोग अटैक नहीं करते, अगर मारते नहीं तो मारने की कोशिश करते। तो ये भी एक सच्चाई है प्रोफेसर साहब। इट्स स्लाइटली जैसे प्याज होता है ना,
layers upon layers like an onion. It's like that. So it's not like कि simply कि जिहाद फी सबीलिल्लाह अटैक कर दिए, नहीं, इसमें भी बड़े सारे लेयर्स हैं. इसमें इकोनॉमिक्स मिक्स्ड है, इसमें जियोपॉलिटिक्स मिक्स्ड है, इसमें फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी भी मिक्स्ड है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी भी मिक्स्ड है, टेररिज्म भी मिक्स्ड है, रिलीजन भी मिक्स्ड है. तो ये काफी बड़ी खिचड़ी टाइप की है सर. जी जी. तो अगर जब तक हम इनको इससे बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि दे आर टिकिंग टाइम बॉम्बर्स, आज नहीं तो कल वो एक्टिवेट हो सकता है. तो और फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनके पास एक किताब है जो उनको इसके लिए प्रोवोक करती है, जो बोलती है कि तुम्हारी सुप्रीम डीटी ने ये बातें बोल रखी हैं विच आर नॉन नेगोशिएबल. तो क्या इससे लड़ने के लिए हमें उन्हें वापस लाने की आवश्यकता नहीं है? जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इनको वापस लाना पड़ेगा, तो क्या वो एक सॉल्यूशन हो सकता है इसके लिए? देखिए, जहां तक ये है कि कुरान में जिहाद बोला गया लड़ने के लिए, ये बात सच है, लेकिन जिहाद की शराइत हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा करके जी मैं कल से जिहाद लड़ूंगा. वायलेंस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट. इवन एज पर कुरानिक इंजंक्शंस, सिर्फ एक स्टेट जिहाद लड़ सकता है, सिर्फ एक स्टेट जिहाद डिक्लेयर कर सकता है. इंडिविजुअल्स कैन नॉट डिक्लेयर जिहाद. तो मैंने पढ़ी है कुरान के वो चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, तो उसमें भी शराइत हैं. जो जिहाद हम ये समझते हैं कि बोला है कि जहां पे तुम्हें गैर मुसलमान मिले उसको चाकू मार दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हाँ, जिहाद प्रोफेसर साहब बिल्कुल है. कुरान में जिहाद को इनकरेज करा गया है, जिहाद आप लड़िए ये भी कहा गया है, बोला है आपका फर्ज है. लेकिन जिहाद कौन लड़ सकता है, किन शर्तों पर लड़ सकता है, कौन उसको डिक्लेयर कर सकता है, कौन उसको लीड कर सकता है, इसके डायरेक्टिव्स दिए गए 1 2 3 4 5 6 की इस शर्तों पे जिहाद लड़ा जा सकता है. ये मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए मैं जो मैंने खुद बात पढ़ी वो मैं आपको बता रहा हूँ. सिर्फ एक बादशाह है, या उस जमाने में बादशाह ही होते थे, तो प्राइम मिनिस्टर का तो कॉन्सेप्ट था नहीं. तो ये जो जिहाद है, ये कई सूरों में तो ये भी लिखा गया है कि जिहाद आप तभी लड़ेंगे जब आप थ्रेटन हो, जब आपके खिलाफ जुल्म हो. तो और कई जगह ये भी लिखा है कि जहां पे आपको अनबिलीवर मिले आप मार दो, ये भी लिखा हुआ है. Everything is written. जी जी. इसमें एक और जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है इस्लाम का जो डॉक्ट्रिन है अल तकैया का, कि आप झूठ बोल सकते हैं. और उसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बार वो इस तरह की कुरानिक इंजंक्शंस आपको प्रेजेंट तो कर देते हैं, बिकॉज यू बीइंग अ नॉन मुस्लिम, हम उस बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वंस यू स्टार्ट गोइंग थ्रू कुरान तो वहां पे आपको स्पष्ट दिख जाता है कि जो मुजाहिद है, जो जिहाद करने वाला है, उसको किसी की वेट नहीं करनी. वो जहां चाहे, जैसा आपने बोला कि बड़ी क्लियर इंजंक्शंस हैं कि आप काफिर को जहां पाओ मार दो, और उसके लिए अल्लाह जो है, जो ये कुरान वाला गॉड है, वो खुश होता है. तो दैट इज वाई में जब ये डिस्टिंग्विश करने लगेंगे तो हम फिर फंस जाएंगे, और उस पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते हम जो कोर इशू कई बार उसको मिस कर जाएंगे. जब हम, और दूसरी चीज कि यहाँ पर जब आप पुरानिक टेक्स्ट देखते हैं, जिहाद जो एज अ टर्म आता है वो सिर्फ 35 बार आता है, लेकिन 123 बार किताल फी सबीलिल्लाह आता है. किताल यानी यू हैव टू मर्डर देम, कत्ल करने का प्लूरल आ जाता है. तो जब इस तरह से, इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि आप अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो चांसेस एक्सीडेंट होने के बढ़ जाते हैं. लाइकवाइज अगर आपके पास कुरान है और आप उस पर बिलीव करना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन आप मुजाहिद बन जाएंगे, और उस दिन आप सिविलाइजेशन के लिए थ्रेट बन जाते हैं. तो एज लॉन्ग एज दैट टेक्स्ट रिमेन्स विद देम, एज लॉन्ग एज उसको वो सैंक्टिटी प्रोवाइड की गई है कि ये एक कोई डिवाइन इंजंक्शन है, तब तक लोग इस ट्रैप में फंसते रहेंगे बार बार. क्योंकि एज लॉन्ग एज यू आर सेइंग नॉन नेगोशिएबल है, पूरी की पूरी कुरान नॉन नेगोशिएबल है, और उसी में इंजंक्शन है, उसी को वो वहीं से मोटिवेशन ले रहे हैं. तो अगर हम किसी तरह इनको इस विशियस सर्कल में से बाहर निकाल पाएं, विल दैट नॉट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस? प्रोफेसर साहब, इसके बारे में मेरी इतनी नॉलेज है नहीं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है. बट हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चीज़ को समझ के थोड़ा सा ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उसने ये बोला था कि कई सारी ऐसी हदीस हैं, एंड ही वाज रेफरिंग टू द हदीस व्हिच प्रोवोक्ड वायलेंस एंड ऑल दैट. ही सेड मैं इनमें विश्वास नहीं करता जी, मैं इनमें बिलीव नहीं करता. सो जैसे ये जनरली एब्राहमिक फेथ्स का ये है कि इट्स नॉट जस्ट इस्लाम, इट्स देयर इन द ओल्ड टेस्टामेंट आल्सो,
कि गॉड विल स्माइट यू डाउन विद फायर, और तुम जलोगे, और ये सब, यू नो, दिस इनफिडेल जो काफिर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट यूनिक टू इस्लाम अलोन, दिस इज देयर इन द एब्राहमिक फेथ्स। तो ये सब है कि तुम क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, लेकिन क्रिश्चियंस डोंट टेक इट सो सीरियसली। मतलब वो क्रूसेड में जो लड़े होंगे, they've grown out of it. दे ग्रोन आउट, उनको इंटरेस्ट नहीं, वो पैसा वैसा कमा रहे हैं, अपना मजे कर रहे हैं वो लोग, उनको तो इतना इंटरेस्ट है नहीं इन सब चीजों में। एक और चीज है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आप जापान को निकाल दें 2 मिनट के लिए, तो यू विल सी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट क्रिश्चियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट क्रिश्चियंस। हिटलर वाज अ कैथोलिक जी। तो हिटलर की लड़ाई इससे, इटली वहां पे है, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे बेल्जियम है, वहां पे दुनिया भर के जो दुनिया में लड़ाई हुई, और अमेरिका बाद में आ गया, लड़ाई में कूद गया पर्ल हार्बर के बाद। तो ऑल इसेंशियली अगर आप जापान को निकाल दें, और उसमें कई सारे इंडियन ट्रूप्स भी थे, बट हम लोग ये कहेंगे कि इंडियन ट्रूप्स एट दैट टाइम इंडिया वाज यू नो अंडर ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेज उस समय काबिज थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे भेजा, किस सूरत में भेजा, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये जो है ना कि कहीं ना कहीं एक रेफॉर्मेशन आया क्रिश्चियनिटी में, वेदर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आई या फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर लोगों ने बोला कि यार ये सब खत्म करो, ये सब बनता नहीं है। तो वहां पे अब क्रिश्चियंस में ये सब है नहीं, नोबडी फाइट्स फॉर क्रिश्चियनिटी, नोबडी सेज कि चलो क्रूसेड्स लड़ते हैं। तो ये सब आप पता नहीं, अब कोई मुस्लिम वर्ल्ड से ही कोई आवाज आए जो रिफॉर्म करे या लोगों को वो दिखाए। पर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इससे अग्री करता हूँ प्रोफेसर साहब, मैं ये अपनी अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं दिखा रहा, बट जितना मैंने मुस्लिम स्कॉलर से बात करी है, जितना मैंने जो मुस्लिम उलेमा हैं उनसे बात करी है, वो तो यही कहते हैं सबके सब विदाउट एक्सेप्शन दैट कुरान इज नॉट रिटन बाय समबडी, इट वाज टोल्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद बाय गैब्रियल, फरिश्ता जिब्रील ने सुनाई थी हजरत मोहम्मद साहब को वो, एंड इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये उनका कहना है। अब इसमें क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। जी जी, वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस मेजर जनरल जीडी बख्शी। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता देता हूं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से, और इन्होंने विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें मिला है, सेना मेडल मिला है। इन्होंने जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस थे, उनका कमांड बहुत समय तक इनके पास था। दे हैव सर्व्ड एट द DGMO, और जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है, और 40 से ज़्यादा किताबें, जहाँ तक मुझे ध्यान है 40 से ज़्यादा किताबें मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखी हैं अलग अलग विषयों पर। तो वी आर ऑनर्ड टू हैव सच एन एस्टीम्ड गेस्ट विद अस। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for having me. I'm sorry, I'm technologically challenged. जी जी जी, जैसा वी आर टॉकिंग अबाउट 26/11, तो जो मैं मेजर गौरव आर्या से बात कर रहा था कि उस समय हमने देखा कि किस तरह से हमारे जवानों ने, हमारे पुलिस ने, हमारी आर्मी ने किस तरह से इन जिहादियों को कंट्रोल किया। लेकिन साथ ही साथ खून तब खौलता है जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हर रोज जिहाद की बलि चढ़ जाते हैं। तो बजाय हम अपने बच्चों को एज कैनन फॉडर हर रोज जिहादियों के मुंह में फीड करें, क्या हमें ऐसा नहीं चाहिए कि इस पॉलिटिकल करेक्टनेस को छोड़ के जो ये एक्चुअल इशू है, उनकी मोटिवेशन जो जिहाद की है, उसको एड्रेस करके अपने बच्चों को बचा पाएं इससे? क्वाइट ऑब्वियसली, देखिए जो भी इस प्रकार का युद्ध होता है, यू आर फाइटिंग अ सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन वॉर, एंड दीज टेंड टू लास्ट फॉर एवर एंड एवर। तो एक कंपोनेंट तो है फिजिकल काइनेटिक स्ट्रगल, जो हम इनको मारने के लिए आपको करनी पड़ेगी। देयर इज नो वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ कि साहब वी विल ओनली डील विद इट साइकोलॉजिकली, वी विल ओनली डील विद इट इन काउंटर रेडिकलाइजेशन। The fact is, if you are attacked, you have to fight. And I would, in that, before I address the anti-radicalization angle, you will have to fight forward. 30 साल से ये बीमारी चल रही है, जैसे आपने बड़ा करेक्टली पॉइंट आउट किया। पंजाब में शुरू हुई थी ये 1980 की दशक में, तब सिखों को बरगला कर वहां पे पंजाब में जो 10 साल जहमत हमने देखी,
वो सारी हदें पार कर गई थी, विशस टेररिस्ट मूवमेंट थी। बट 10 साल के अंदर हमने उसको 1990 तक कंट्रोल कर लिया था। द फैक्ट इज 21,000 हमारे ऑफिसर, सिपाही, सिविलियंस, पुलिस वाले मारे गए थे उसमें। फिर पाकिस्तान ने शिफ्ट कर दिया टू JNK, और वहां पे कोई 45,000 अभी तक हमारे अफराद शहीद हुए। 1993 ऑनवर्ड्स इंडियन मुजाहिदीन सिमी इत्यादि का इस्तेमाल करके पूरे भारतवर्ष में उसने एक बॉम्बिंग का कैंपेन शुरू किया। बॉम्ब फटे दिल्ली, 30,000 कोर्ट, जावेरी बाजार, मुंबई वगैरह वगैरह, और कोई 15,000 उसमें हमारे शहीद हुए हैं। तो इफ यू डू अ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, आप देखेंगे 80,000 भारतीय मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तानी एसिमेट्रिक वॉर बेस्ड ऑन the exploitation of Islamic extremism, jihadism, right? So the simple fact is that we will have to fight kinetically, कोई option नहीं है आपके पास, and we must not be purely defensive. 30 साल हम purely defensive रहे. What did you do after 26/11? Zero, absolute zero. And thereafter जब ये प्रेजेंट सरकार आई तो फिर इन्होंने 2016 में उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारे पैरा कमांडोज 3 किलोमीटर के करीब अंदर गए और 40-50 लॉन्च पैड में सोते हुए मार डाले, बगैर खरोच के आ गए। 3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली, फिर छेड़खानी। फिर जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में 80 किलोमीटर अंदर जाके हमारे मिराजिज ने स्ट्राइक किया, और पाकिस्तान को पहली बार लगा कि साहब ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है ये बहुत हाई चला गया है, और हिंदुस्तान रिएक्ट करेगा और उससे कन्वेंशनल वॉर छेड़ सकती है, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट कन्वेंशनली। उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, ये मुल्क खलास हो जाएगा। तो 22 महीने वो चुप रहे। अब फिर जो चीन ने शुरू की छेड़खानी, ठीक है साहब, चीन ने छेड़खानी शुरू की लद्दाख में, और पाकिस्तान को कहा मैं हूं ना, why are you worried about Indian retaliation, मैं हैंडल कर लूंगा। लद्दाख का one of the main motivation apart from nibbling territory was this, to put India under military pressure, और बिल्कुल सही प्रेशर रहा है। एक 1 कोर स्ट्राइक कोर हमारा ऊपर जाना पड़ा है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिलीफ दिया उसने, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने दोबारा शुरू कर दिया है। पहले वो ड्रोन से हथियार भेज रहा था इनको, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में हथियार, एमुनेशन, ड्रग्स, पैसा। अब उसने शरेआम ग्राउंड पे इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी है। रजौरी पुंछ में कोई SSG ट्रेंड बंदे हैं जिनको अभी तक लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। सो दिस, अनलेस यू आर aggressive, unless you raise costs and consequences for Pakistan, you stop being reactive, you stop being you stop doing consequence management. ये आपको निजात नहीं मिलेगी। Now coming to the point of this discussion, counter radicalization. You see, the Indian Muslims, I think, शायद पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, अगर मुस्लिम पासपोर्ट्स को ज्यादा नहीं, पाकिस्तान के और मुल्कों के बहुत जबरदस्त चेकिंग होती है उनकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। इंडियन मुस्लिम्स आई थिंक आर वन कैटेगरी जिसको की आर रिस्पेक्टेड वर्ल्ड ओवर बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद अ कंट्री लाइक आवर। मेरा ख्याल अब टाइम आ गया है कि हमारी जो मॉडरेट मुस्लिम मेजॉरिटी है, they should ask for reflection and change in outlook. इस्लाम के 3 पिलर्स हैं, इज्मा, इज्तिहाद और हदीथ। ठीक है साहब, इज्मा is the consensus of the community. It is very important to understand this concept. Ijma means कि when the Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi akram, as they say, was about to pass away, जब वो जाने वाले थे, उनको पता इल्म हो गया कि मेरा वक्त आ गया है, तो उन्होंने अपने सारे डिसाइपल्स को बुलाया और भाई मैं अब नहीं रहूंगा। तो वो तो नेचुरली दे वर वेरी अपसेट, वो रोने लगे और उन्होंने कहा नहीं आप नहीं, आई हैव टू गो। तो बोले साहब, फिर उनको रोकने के लिए कि आपके बाद हमारे पास क्या गाइडेंस होगी।
उसने कहा कुरान शरीफ पढ़िए, उसमें गाइडेंस है सारी। उन्होंने बोला साहब अगर वहां से नहीं मिली तो फिर क्या करें? तो उन्होंने बोला फिर जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुरान को जानने वाले हैं, जो एल्डर्स हैं, उनका जो कंसेंसस है, वो जो कहते हैं उसको फॉलो करो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इजमा, राइट? इजित्तेहाद इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. Ijtihad is the doctrine of independent reasoning. Every Muslim is free to read the Holy Quran and come to his own conclusions. कोई उलेमा उसके ऊपर थोप नहीं सकता, अपने व्यूज नहीं थोप सकता, अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं थोप सकता, एज पर द होली कुरान, एज पर द होली प्रॉफिट. लेकिन हुआ क्या, जब खलीफा की लड़ाई आपस में, सक्सेशन वॉर शुरू हुई, बहुत विशेष हो गई. आप जानते हैं किस तरह पहले तो नवाजे मार डाले प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो हदीत था, जो थे, हिजाब जो था, उसने प्रॉफिट उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मरवा डाला. उसी उनके कजन्स, उनके जो नेफ्यूज थे, नीसेस थे, उनको मरवा डाला. और किस तरह ये फैमिलीज वाइप आउट की. उस वक्त ये हुआ कि भाई हु हैज ग्रेटर क्लेम टू प्योरिटी. हम सब कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जो प्योर इंटरप्रिटेशन है वो मेरे पास है, वो हदीत में है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द कुरान, बट विच इज दी, जो लोग प्रॉफिट के साथ थे, ठीक है साहब, जो लोग प्रॉफिट के, उनके साहब पैगंबर साहब के साथ थे, उन्होंने जो देखा, उनके एक्शन जो सुना, वो उन्होंने रिकॉर्ड किए एज हदीस, और बोला साहब मेरा क्लेम है टू प्योरिटी, मेरा क्लेम है टू दिस थिंग. सो इस्लाम वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक रिलीजन टू स्टार्ट विद, राइट? बिकॉज द tribes are not autocratic, they are quite democratic in their functioning. Tribes of the desert, so you could have consensus of the community, it is democratic, it is like almost like voting. And you could have independent reasoning, bhai maine padhi hai, mera interpretation ye. That's very democratic, not like when the hadiths came. You are an apostate, तुम जरा अलग हट के बोलो, तुम्हारा गला रेत देंगे. You see, फ्रांस में जाके औरतों जो चर्च जा रही है, उनके गले काट देंगे साहब, कि उन्होंने ये किया, वो किया, ये बोला हमारे बरखिलाफ. सो दिस इज अ लेटर इंटरपोलेशन. इस्लाम की निजात होगी, मैं इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, उनकी रिडेम्पशन होगी इफ दे मॉडर्नाइज, come out of a time warp in the 7th century AD to the 21st century, and nobody else can do this. The Muslims will have to do this. हमने देखा है जब भी टेररिज्म होती है, पंजाब में हुई, 95% of the people, 98% of the people want to live a peaceful life. They want nothing to do with violence. वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नौकरी कराना चाहते हैं, बट वो मुट्ठी भर टेररिस्ट के डर से they all fall in line. Exactly the same has happened in Islam because of a few violent minority. 2-3-4% होगी, शायद कुछ ज्यादा बढ़ गई है आजकल, बट 4-5% से ज्यादा कभी हो नहीं सकती. जो नॉर्मल मेजॉरिटी मुस्लिम्स, डिसेंट मिडिल क्लास, जो काम करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कैरी ऑन विद देयर लाइफ, दे विल हैव टू रेज देयर वॉइस, and they will have to ask for ijtihad, they will have to ask for ijma, which are the pillars of Islam. And जो भी counter radicalization drives है, they will have to stress this. You see, when जब मैं GOC था रोमियो फोर्स में, तो I called a meeting of the ulema with the Shia scholars and the other, you know, let's discuss this, what, because every time we used to catch a terrorist alive, very rare, but you know, one would try and interrogate him to try and find out, you know, what makes him do the things he is doing. तो वो जब इस्लामिक स्कॉलर्स को हमने रजौरी में इकट्ठा किया, तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. वो बोले, जो उनमें जो शिया स्कॉलर था, वो बोला कि देखिए साहब, द लॉर्ड ऑफ द कुरान इज द लॉर्ड ऑफ द कायनात, ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ द मुसलमीन. आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? जो कुरान का जो उन्होंने खुदा की बात करी है, खुदा
पूरे कायनात, यूनिवर्स, कॉस्मोस का मालिक है, एक पत्ता नहीं हिलता उसकी रजा के बिना, यू नो। एंड वो केवल मुसलमान का नहीं है। कुरान शरीफ में एक वर्स है, हु आर यू टू मेक देम बिलीव, इफ वी हैड वांटेड दे वुड हैव बिलीव्ड। अगर हम चाहते तो वो मानते, तुम कौन होते हो? अरे साहब, ये है कुरान को, अगर कुरान शरीफ को अगर पढ़ा जाए, देयर आर टू कंपोनेंट्स, द मेका कंपोनेंट एंड द मदीना कंपोनेंट। यू सी, इनिशियली यू फाइंड देयर आर थिंग्स लाइक एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। You know, this is in the initial phase of the Quran. But when you get to the Medina phase, when you were driven out and war had started, then you find quite obviously in response to the attacks on him and his followers, he had to become aggressive, and therefore the second component is the one which is causing all the problems today. जी, You know, जी बताइए। मुझे इसमें ना एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम इस्लामिक डॉक्ट्रिन को देखते हैं, वो उनकी कंसेप्ट है अल-तक़य्या की। अल-तक़य्या सेज कि यू कैन लाई टू अ नॉन बिलीवर इफ यू आर ट्राइंग टू प्रमोट द कॉज ऑफ इस्लाम। एब्सोल्युटली। तो अब मक्का में व्हेन दिस ये जो आता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसके पास उस समय कोई सेना नहीं थी, वाज नॉट वेरी पावरफुल। एट दैट टाइम जो उस टाइम की जो कुरानिक वर्सेस हैं, दे आर वेरी पैसिफिस्टिक इन नेचर। लेकिन जैसे ही वो मदीना आता है, वो ही बिकम्स अ काइंड ऑफ अ वॉरलॉर्ड, उसके पास एक सेना सी बन जाती है। तो फिर कुरान की जो इंजंक्शंस है वो बड़ी मार्शल नेचर की बन जाती हैं। और अब ये करते क्या है, जैसे आपने उन स्कॉलर्स को बुलाया और आपको जो वर्सेस हैं पार्शियली कोट कर देते हैं कि एक आदमी को मारा था, उसने सारी कायनात को मार दिया। ये सारा वो पार्शियली कोट करते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डिसीव। इनफैक्ट जब हम यही वर्स पढ़ते हैं, ये मदीना के टाइम की वर्स है, वो आपको बताती है कि इसमें कुछ कैविएट्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो आप उसका मर्डर कर सकते हो, आई फॉर एन आई वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे, इसी वर्स के अंदर ही। और फिर दूसरा है कि ये जो इंजंक्शन है बनी इजराइल यानी ज्यूज के लिए है। नाउ यू स्किप ओवर टू द नेक्स्ट वर्स, इसी की जो वर्स है चैप्टर 5 वर्स नंबर 33, वो एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि जो अल्लाह या रसूल से लड़ता है उसके जो हाथ पैर हैं वो उल्टी दिशा से काट दो और उसको क्रूसीफाई कर दो, उसको सूली पे चढ़ा दो। ये तो एक कंपोनेंट आता है कि वो अल-तक़य्या करके हमें आम नॉन मुस्लिम को मिसगाइड कर लेते हैं बिकॉज वी आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स। दूसरा इसमें जो इशू आता है, आपने एक बड़ा सुंदर बात बोली कि आप कुरान को अपनी इच्छा से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब had that been the case, that would have been wonderful कि हर कोई अपने ढंग से इंटरप्रेट करता और जो उसका पीसफुल वर्जन है शायद वो प्रिवेल कर जाता। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि कुरान आप सेक्युलर सकते क्योंकि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन से आता है। और आज हम इस्लाम कहते हैं, लेकिन देयर वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम जब इसे मोहम्मडनिज्म कहा जाता था, क्योंकि वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसे पैगंबर बोला जाता है उसी को फॉलो करना होता था। और कुरान कहता है कि मोहम्मद वाज द आइडियल पर्सन, ही हैज टू बी एमुलेटेड, ही हैज टू बी फॉलोड। जो उसे फॉलो करते हैं वो उसकी सुन्ना है या सुन्नत है, हर आइडियल मुसलमान को फॉलो करना है। लेकिन जब हम मोहम्मद का जीवन देखते हैं तो उसने बहुत सारे मास मर्डर करवाए, उनको सुपरवाइज किया कि ज्यूज को एक ही रात में 600, 700, 800 को काट दिया जाता है, लोगों को, इनोसेंट काफिरों को लूट लिया जाता है, उनकी महिलाओं को बेच दिया जाता है, उनके रेप किए जाते हैं। दिस वाज ऑन एक्सप्रेस ऑर्डर्स ऑफ दिस पर्सन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ इस्लाम। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यूज्ड टू इंडक्ट वुमेन इन हिज हरम, कि इनको हरा दिया, उनको अपने हरम में ले आना, अगर तो कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी वाइफ बन जाएगी, नहीं होगी तो उसकी कॉन्क्यूबाइन बन जाएगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ मोहम्मद हिस्टोरिकली विच कम्स आउट ऑफ द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। और ये सब उनकी हदीस में, उनकी अपनी बुक्स के अंदर से हमें मिल जाता है। तो जब कोई मुसलमान इसे फॉलो करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अल्टीमेटली वो जिहाद ही करेगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह करेगा और टेररिज्म को फैलाएगा। लेकिन आपने एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन दी कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो एक तरह से संसार भर से थोड़े से अलग हैं, और उसका रीजन प्रोबेबली है कि हमारा जो समाज है, हमारे देश का जो समाज है वो पीसफुल है, टॉलरेंट है। तो जिन मुसलमानों ने
कुरानिक इंजंक्शंस नहीं पढ़े, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जीवन नहीं पढ़ा, हम उनसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो पीसफुल रहेंगे, वो कोएग्जिस्ट करेंगे. बट वंस दे आर वेल वर्स्ड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम, देन दे हैव टू चूज कि हम अब इस्लाम को फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे. हमारे देश की आर्मी ने बहुत सुंदर इथोस बनाई कि वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन जो भी जाता है वो जिहादी नहीं बनता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश का जो मदरसों में जाता है. सेम इज विद पाकिस्तान. तो पाकिस्तान एक बाहर से हमारे लिए हमेशा थ्रेट रहेगा जिहाद का, और हमारे अंदर ये जो टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं जो मदरसों में पल रहे हैं वो भी यही काम करेंगी. तो इसको हम, क्योंकि आपने तो देखा है कि किस तरह से हमारे जवानों को मार दिया जाता है, हमारे लड़के हर रोज वीरगति को प्राप्त होते हैं. तो ये जो ट्विन थ्रेट है हमारे देश में भी जो पनप रहे हैं और जो बाहर से पनपेंगे, जो कल मुजाहिद बन सकते हैं, जो जिहादी बनेंगे, इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में देयर इज अ पॉवर्टी ट्रैप. ये एकमात्र मुल्क है जिसका पॉवर्टी लेवल बढ़ा है. जब भारत का घटा है, चीन का घटा है, पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश का घटा है, इसका पॉवर्टी लेवल ऊपर गया है. और पॉवर्टी लेवल के साथ द पॉवर्टी ट्रैप से आता है मदरसा ट्रैप. अगर फैमिली में 5, 6, 7 बच्चे हों, खिला आप सकते नहीं, so the only option is to send 2 to 3 children at least to मदरसा. कम से कम फ्री फूड तो मिले, फ्री एजुकेशन के नाम पे फ्री फूड तो उसको मिलती है. Therefore the ranks of the madrasas in Pakistan will always be full. 25,000 से ज्यादा तो मदरसे होते थे. जब आजादी के टाइम में कोई 400 मदरसे नहीं थे वहां पे. अब जो है वहां पे कोई 25,000 तो ऑफिशियली रिकग्नाइज मदरसे हैं, और अगर बाकी काउंट देखा जाए तो वो 50,000 के ऊपर वहां पे हो गए हैं. खासकर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बेल्ट के मदरसे हैं, दे वर स्पेसिफिकली क्रिएटेड एज अ जिहाद फैक्ट्री फॉर फाइटिंग द सोवियत यूनियन. ठीक है, सऊदी अरेबिया ने 1 करोड़ कॉपीज ऑफ द कुरान प्रिंट करके वहां भेजी थी, वो फैलाने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए. और जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है उसको रेडिकलाइज करके दैट नेशन स्टेट हैज बीन सबस्यूम्ड एंड डिस्ट्रॉयड. वो नेशनलिज्म अफगानिस्तान की खत्म कर दी गई है भाई, बिकॉज ये काउंटर कॉन्सेप्ट्स हैं. द उम्मा इज ग्लोबल. लाइक कम्युनिज्म, it does not believe in the concept of national frontiers and national sovereignty. National sovereignty is supposed to be fake, is supposed to be apostasy. जी, exactly. So you will have to change this mindset. You will have to get over the Muslim majority will have to assert itself and carry out a kind of rethinking, reformation, carry out ijtihad collectively, carry out consensus of the community, build a consensus of the community that we must now live in the 21st century. 7th century की हर चीज 21st century के जमाने में कैसे लागू हो सकती है? It just stands to reason. You will have to modernize. You will have to become a bit more liberal and a bit more tolerant of other faiths, because you can't start with the presumption ki I have to either convert or to kill. Well, then you will most of the time be killing or be engaged in war. And it is a sad fact of life that most of the Muslim majority states are at war with their neighbors. Jahan bhi hai, they can't live peacefully. So now something has to be done, because global terrorism is becoming a menace to humanity. 80 to 90% of the Muslim population would like to live in peace, would like to be left alone to pursue their pursuits. It is this that you have to address. It is this segment that you have to address, to look for reform, to look for modernism to enter. And when you get a secular liberal education, automatically you are there. So we would also have to look at the syllabi content in the madrasas. They can teach there, but they must also teach physics, chemistry, maths, modern history, so that there is a kind of a counterbalance to exploitation
of the Medina angle, less emphasis on the tolerant angle. The special conditions in India was, there has been a osmosis between the religion of Islam and India to an extent in terms of Shia. Shias are, the Bhakti movement in India and the Shia Sufi movement. They had lots of commonality. Kabir, you are not very sure whether he is a Muslim or a Hindu. I mean, that is the level of synthesis of the two faiths. Even in the Sikh religion, you will find a lot of borrowing from Islam. The one God concept, etc., etc. There is a lot of osmosis that has taken place between the Indian and the Islamic religion. And overall, they came to, especially with the time of Akbar, there was a tendency to be secular kind of a thing, to be liberal. He stopped the jizya tax, he stopped persecution, because he was far-sighted enough to realize that if you persecute such a large community, India is the only country which was completely ruled by Islam, but today at least 80+% of the Indians are still Hindus. You see, the Hindu state was destroyed, but they turned to the community as little nuclei. और वहां पे they said कि भाई अगर आपने धर्म परिवर्तन किया तो रोटी बेटी का रिश्ता बंद, खाना हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकते. The jatis, this thing was stressed. It splintered into jati. It proved to be a weak state because it lost militarily, but it proved to be a strong society. It is the societal pressure that kept people from conversion. Now the problem is you are still bantered in these jatis and society, right? When you have got a nation state, and it is counterproductive to have so many splintering groups, jatis, and this, all elections are based on caste, and the British accentuated caste to divide the country. So you also have to turn to a nationalist perspective. Even Hinduism has to turn into a totally nationalist perspective, because now you have your state. It's not like that Islamic time. आपने ना एक बड़ी सुंदर बात की कि टाइम के साथ साथ सबको चलना होता है, और सिंस वी आर इन 21st सेंचुरी, तो हम 7th सेंचुरी अरेबिया में तो रह नहीं सकते, क्योंकि तभी हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं पीसफुली, और वो इंडियन आर्मी ने अपने एथोस से करके दिखाया. अब इसमें उनको जो ऑब्जेक्शन आती है सबसे पहली कि जो इस्लाम है, कि उनका कहना है कि जो कुरान है दैट इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड. अब इसके लिए कोई ना तो प्रूफ है, बस उनका एक असर्शन है कि ऐसा है, तो हम इसका एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते. अगर वो वर्ड चेंज नहीं कर सकते तो दैट मीन्स नॉन नेगोशिएबल है, वो चेंज नहीं हो सकता. अगर चेंज नहीं हो सकता तो कुरान की जो इंजंक्शंस हैं जिहाद की, वो सबके लिए फ़र्ज हो जाती हैं. और सिर्फ जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मेजर गौरव आर्या से भी बात हुई कि जिहाद आता है उसमें 35 बार, लेकिन 123 बार आ जाता है किताल फी सबीलिल्लाह, कि आपने नॉन मुस्लिम्स को मारना है, कत्ल करना है, किताल आ जाता है उसके अंदर. जब ऐसी इंजंक्शंस रहेंगी और वो नॉन नेगोशिएबल रहेंगी, तो वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब. अब उसका एक सॉल्यूशन जो हमें समझ में आता है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इनको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इफ वन इज गोइंग आउट ऑफ हिंदू फोर्स दैट इज वन एनिमी मोर. तो जब तक ये मदरसों में पढ़ते रहेंगे, वहां पर अब में पढ़ेंगे तो वहाँ हदीस पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बायोग्राफी पढ़ेंगे. तीनों में वायलेंस जो है वो प्रिडोमिनेंट है, स्पेशली जो हेट्रेड है अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स वो प्रिडोमिनेंट है. तो इस तरह के सिनेरियो में एक ऑप्शन तो ये है कि हम इन्हें सेंसिटाइज करें, इनकी कम्युनिटी को सेंसिटाइज करें और उनको वापस लेके आएँ कि तुम्हें किसी ने गलती से कन्वर्ट कर दिया, बाय ड्यूरेस, बाय जिजिया, by financial inducements, by the threat of murder. लेकिन now it is time to come back in the pluralistic socio-cultural ethos, socio-cultural structure of this very own country. That is, वो एक solution है. लेकिन अगर हम ये कहेंगे इनसे कि भाई तुम वो मक्का वाली वर्सेस को फॉलो करो, मदीना वाली नहीं करो, तो वो तो नॉन नेगोशिएबल है, बल्कि हम उनको उल्टा करने के लिए कह रहे हैं
क्योंकि मदीना वाली वर्सेस सुपरसीड करती हैं, वो एब्रोगेट कर देती हैं जो पीसफुल वर्सेस हैं उनको। तो अंडर सच अ सिनेरियो क्या इन सबको वापस लाना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन अवेलेबल टू अस? साहब देखिए, आई एम टॉकिंग एज अ मिलिट्री मैन. Is what you are saying it? Some of us might be very happy. Is it possible? Will it not create more conflict? Will it not put his back up against the wall and say, "So my religion is identity is under threat"? You have to think of all these things. और मैं देखिए, let me be very candid, let me be very straightforward. Like Major Gaurav Arya very rightly brought out to you the way we have managed this problem in the army, the Indian army. When we join the army, हम लोग को कहा जाता है कि आप साहब अब your only religion is India, धर्म आपका भारतवर्ष, ठीक है, बाकी सब आप बाहर वहां पे छोड़ के आइए. और जो हमारे धर्म स्थल है, हमने सर्व धर्म स्थल बनाए हैं. देयर इज नो सेपरेट मॉस्क, नो सेपरेट गुरुद्वारा, नो सेपरेट टेम्पल, नो सेपरेट चर्च. वो सब एक जगह जाते हैं, अपनी अपनी इबादत करते हैं. वहीं पे आपकी कुरान शरीफ पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं. आपने जो पढ़ना है आप पढ़िए, आपको जो करना है करिए. दूसरा कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा और आपकी हेल्प करेगा उल्टा उसके अंदर, ठीक है. और जो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं. कास्ट क्रीड स्पेशली, वो मैं अपनी पलटन में बोला करता था, ये जात पात आपको इन सिंगल क्लास यूनिट्स आल्सो, लाइक आई वुड से द डोगरा, आई कमांडेड JNK राइफल, ऑल डोगरा, प्योर डोगरा. वहां पे भी ये जात पात, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेड्यूल कास्ट वगैरह, ये सब तमाशा शुरू हो जाता था और ग्रुपिज्म, गुटबाजी बन जाती थी. तो भाई इन द मिलिट्री वी कम डाउन रूथलेसली ऑन सच थिंग. तो हमने उनको बिल्कुल, मैंने कहा कि देखो यार, मेरे पास दो जात हैं केवल, एक काम करने वाले, दूसरे कामचोर. यू कम इनटू दैट कामचोर कैटेगरी, मैं तुम्हें पलटन से निकाल के घर भेज के दम लूंगा, ठीक है. दैट इज देयर एंड इन द आर्मी इट वर्क्स. कितने आपने फौज के रिटायर्ड देखे हैं जो इसमें शामिल है, बताइए. हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था कि तो देयरफॉर हमने किसी का धर्म तो नहीं बदली किया ना, मतलब उसको थ्रेटन नहीं करी उसकी आइडेंटिटी, यू सी. एंड दूसरी चीज ये है कि देखिए साहब, द बिगेस्ट, लेट्स टॉक फैक्ट्स, द बिगेस्ट इनसाइटमेंट टू ऑल दिस वायलेंस, एसिमेट्रिक वायलेंस, टेररिज्म इज पाकिस्तान. ISI पैसे लगा रही है इस पे, ठीक है. गुड मनी दे आर यूजिंग. वैसे आलू प्याज खाने को नहीं है और वो पैसे खूब है इनके पास इस तरफ जिहाद की तरफ इन इंडिया लगाने के लिए और गजवाए हिंद के सपने लेने के लिए. मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी साहब व्हेन वी टेक पाकिस्तान टू टास्क. जब हम फौज में, मैं आया था 71 में, वो युद्ध हुआ था, दबा के पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे. 10 साल पाकिस्तान शांत रहा था और सब लोग इस प्रकार के जो जिहादी थे मेंटालिटी के चुप रहे थे, ठीक है साहब. फिर वो अमेरिका कूद पड़ा बीच में अफगानिस्तान में और फिर रिवाइवल हुई. फिर तो जिहाद को तो खास इनपुट दिया गया, ठीक है. नाउ एज टू योर पॉइंट कि वहां ये लिखा है तो वो कभी रिफॉर्म हो नहीं सकता. मैंने बोला यू आर फ्री टू इंटरप्रेट कि एट दिस टाइम शुड आई अप्लाई, in this 21st century, should I apply the Medina phase or the Makkah phase? You are dono are the words of the Quran. So therefore they are free to apply, and if you and I do it, it will be resisted. But let it come from the silent Muslim majority that urge for reform, modernism in their own way, in their own Muslim way, without threatening their identity. जहां आप किसी की आइडेंटिटी थ्रेटन करो, वो रिएक्ट करेगा, राइट और रॉन्ग. अबे वो रिएक्ट करेगा. यू विल ऐड टू द रैंक्स ऑफ द जिहादी. तो यू हैव टू गो अबाउट इट इन अ सेंसिबल वे, बिकॉज ऑटोमेटिकली लोग मॉडर्निस्ट साइंटिफिक एजुकेशन लेंगे, आधे माइंडसेट चेंज हो जाते हैं. दो वी हैव एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी ऑल्सो, बट आधा माइंडसेट तो वहां पे चेंज होता है. और the reform movement must come from within Islam so that it is non-threatening.
It is non-threatening. It doesn't get his मेजर back जनरल up बख्शी against the wall. जी It doesn't add to the ranks of the jihadi tanzeems. जी Please. उसमें मेजर मेजर साहब उसमें ना एक जो काउंटर आर्गुमेंट कभी कभी दिया जाता है कि वी वेटेड फॉर 75 इयर्स के उनके अंदर से रिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ कमिंग अ रिफॉर्मेशन द क्लॉक इज वर्किंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. वहां पे रिफॉर्मेशन नहीं. No, how do you say that? How do you say that? What has happened in the Middle East? Please see, नहीं, हम UAE totally American colony बन गए हैं ये तो तकरीबन, और वहां सब मैकडोनल्ड बर्गर शर्गर सब आपको मिल रहा है. What is happening in Muscat, Oman, lot of these UAE, Saudi Arabia, very pro-American king, very वो जो है उसका लड़का जो डिफेंस मिनिस्टर है. जब हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मदरसे जो 1947 में कुछ 100 थे, अब हजारों में हो गए हैं, बल्कि लाखों को टच कर रहे हैं. तो इनमें से जब ये लोग निकल रहे हैं, बल्कि आप सब स्टेट फंडिंग भी तो कर रहे हैं ना मदरसास की. एग्जैक्टली वहां पे मौलवीज को पे भी किया जा रहा है. इट इज द स्टेट विच इज डूइंग इट, सो द स्टेट कैन देन सेट द करिकुलम. एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. आपने एकदम ठीक कहा कि जैसे आपने आर्मी में एड्रेस किया उनको कि भाई तुम्हारा ही नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज, जब हम ये बोलते हैं कि जात पात नहीं होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, तभी एक सिविलाइज सोसाइटी बनती है. लेकिन अब उसमें पॉइंट ये आता है कि जात पात के नाम पे कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कभी नहीं बनी, जबकि इस्लाम के नाम पे आपको सैकड़ों मिल जाते हैं. एक्सक्यूज मी, सॉरी जी, लेट मी करेक्ट यू देयर. जात पात के नाम पे आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी. ये माओइस्ट क्या है? ये माओइस्ट क्या है? वो ट्राइबल है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है. भीम आर्मी आपकी आ रही है और इसी तरह चलता रहा तो ज्यादा टाइम नहीं है कि इनको भी लोग बाहर वाले हथियार देंगे. एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है आपकी. वही मैं भी कह रहा हूँ कि जब हम एक तो रिलीजन के नाम पे एक्सक्लूसिव जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जो अपनी इंस्पिरेशन जिहाद फी सबीलिल्लाह या किताल फी सबीलिल्लाह से ले रही है, तो उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टेट को ये काम करना ही चाहिए कि जो मदरसों का करिकुलम है उसको अगर वो सुधार देते हैं तो दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दैट इज वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशंस जो हमारे पास अपने देश में तो कम से कम है. हम पाकिस्तान के मदरसे नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपने देश में तो हम जो मुसलमान के घर में भी बच्चे ने जन्म लिया है उसका कोई क्राइम थोड़ी है. बच्चे ने किस घर में जन्म लिया, आप पाकिस्तान का एजुकेशनल करिकुलम देखिए. इट इज वर्स देन अ मदरसा करिकुलम. यू जस्ट रीड द वे दे राइट हिस्ट्री. अलफ ए बे पे में वो जालिम वो सिख या हिंदू दिखाता है. that is the educational curriculum in Pakistan. Quite obviously 18% हिंदू माइनॉरिटी थी, आज 1.6% रह गई. मार के धकेल के कन्वर्ट करके खत्म कर दिया है. So you forget the madrasa. The educational system in Pakistan needs a reform. You see, the point at issue is, as Gaurav Arya very rightly pointed out, the motto of the Pakistan army in Ziaul Haq's time was changed from, that Itmat, Ittihad, Qurbani to Jihad fi Sabilillah. Jihad fi Sabilillah. So that was added to the Pakistani motto. And Wali Nasr, a Malaysian Islamic scholar, he writes कि he made the state a bridgehead for the export of jihadi Islam. Is it a nation state or is it a bridgehead for exporting Islam? You see, just like the Soviet Union was once regarded as a great threat by all the other countries of the world, because they said, communists of the world, unite. The poor and oppressed of the world, unite. You have nothing to lose but your chains. Borders do not matter. Communism is global, universal. I'm afraid this jihadi version of Islam is also global. The Ummah is global. As for them, it cannot be contained by the boundaries of a nation state. So we have to, tackle this mindset. We have to ask Pakistan, are you a state, modern Westphalian nation state? Yeah, you are the bridgehead for export of the jihad ideology. You will decide the government that takes place in
Afghanistan, you will decide the government that is there in Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, any place where there are Muslim, ठेकेदारी आपकी है. आप कौन होते हैं? Who the bloody hell are you? ये Turkey is becoming another Erdogan wants to be Khalifa. He wants to send वो 3,500 टेररिस्ट कश्मीर में भेजना चाहता है, सीरियन. ठीक है साहब, वो बगराम का एयरबेस पकड़ना चाहता है ताकि अपने F-16 वहां बेस करके कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसमें वो दखल अंदाजी करे. टर्की के F-16 भी आपके खिलाफ फ्लाई करेंगे उस टाइम. तो यू सी ये खतरा तो ये बहुत बढ़ रहा है एंड इट हैज टू बी टैकल्ड. बट दुनिया भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी. डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो उसने मिडिल ईस्ट को तो बिल्कुल मेरा ख्याल कन्वर्ट कर लिया अपनी तरफ, मॉडर्निज्म की तरफ. नॉट आई वुड कॉल इट लिबरलिज्म बट अ काइंड ऑफ अ लेस टॉक्सिक वर्जन ऑफ जिहादिज्म. very much less toxic version of less radicalized version of Islam prevails there now. They are more open to modernism. वो सारे foreign workers लालू के काम कर रहे हैं वहां पे. They are going, उनकी economies boom कर रही है. पाकिस्तान ये कर करके अपनी इकोनॉमी का भट्टा बिठा रहा है, you know, because सिवाय दी एक्सपोर्ट हम IT एक्सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं. So the educational system of Pakistan has to be detoxified. Educational system, मदरसे तो बाद में आएंगे. उनका जो मेन लाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा. द वर्ल्ड विल हैव टू पुट प्रेशर बिकॉज जहां देखो टेररिज्म हो रही है उसके तार पाकिस्तान को. इंडिया की प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी जिस दिन ये जो बैड एग्जांपल है कि देखो साहब हमने अफगानिस्तान पे फतह कर ली, इंडिया इज नेक्स्ट. फिर आप पाकिस्तान को बताइए कॉस्ट क्या है इसका. लेकिन अगर आप उसको पीस टॉक्स करेंगे, यू नो, इंडिविजुअल लेवल पे हम बड़ा वायलेंस दिखाते हैं. एक कोई अकेला आदमी जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको मार डालो, काट डालो, लिंच कर दो. व्हाट अबाउट पाकिस्तान जो असली फसाद की जड़ है, उसके साथ पीस टॉक करो, उसके साथ सीज फायर करो. क्यों सीज फायर है आपका पाकिस्तान के साथ? फरवरी में किया टू फैसिलिटेट पाकिस्तान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान. अब बात क्या कर रहे हैं साहब? अब बात क्या कर रहे हैं? टू टेक ओवर द यू नो नेशन स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, डिस्ट्रॉय योर एलाई. और फिर आपके लोग बोल रहे हैं लेट अस बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान. अरे तालिबान से ज्यादा टॉक्सिक कोई आइडियोलॉजी है? वो आपके सक्के बन जाएंगे पाकिस्तान को छोड़ के. पाकिस्तान ने तालिबान को रेज किया, आर्म किया, इक्विप किया, फाइनेंस किया, शेल्टर दिया. 20 साल जब अमेरिका उनको मारने के लिए पड़ा था, पाकिस्तान में बुला बुला के शेल्टर दिया. वो पाकिस्तान को छोड़ के हमारे सक्के हो जाएंगे. क्या बात है साहब? व्हाट इज द मैसेज यू आर सेंडिंग टू योर ओन मुस्लिम पॉपुलेशन? दिस इज द वे. मारो लात, हमको अच्छा लगता है. So we have to, your basic root cause of the problem is Pakistan. वहां से मदरसे पहले कहाँ बने? थोक के हिसाब पे. जिहाद फैक्ट्री कहाँ बनी? पाकिस्तान में बनी. फिर आपके देखा देखी फॉलो किया है. वहां की रेडिकलाइजेशन से यहाँ के लोग रेडिकलाइज हुए हैं. फिर ISIS स्टेट आई, एक स्टेट का फंडिंग उसके पास था और उसने तो ऑन द नेट ऐसा रेडिकलाइजेशन नेटवर्क बनाया है, कुछ कहने की बात नहीं. सो यू हैव टू. और देखिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप कह रहे हैं कि साहब उसमें कुरान शरीफ में लिखा है कि भाई मदीना फेज में कि जिहाद करो, गले रेत दो, काट दो, वगैरह वगैरह. कंडीशंस फॉर इस जिहाद भी तो दी है. जिहाद, अफजल जिहाद, असगर जिहाद, वी हैव ऑल हर्ड दैट. पहले तो जिहाद वो है जो कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं मैं उसके खिलाफ लड़ूं. मेरे अंदर जो रेप की इंपल्स, डकैती की इंपल्स, उसको कंट्रोल करूं. दैट इज अफजल जिहाद. असगर जिहाद तो वो आती, असगर जिहाद के कंडीशन है. इसी कई बारी जो हमने पकड़े टेररिस्ट पाकिस्तानी, अफगान, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे जब उनको इंटेरोगेट किया गया तो उसने बोला कि साहब मेरे को बोला गया था
कि जम्मू कश्मीर में मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, लोगों को मस्जिद जाने से मनाही है, वो अजान नहीं दे सकते, वो अपना नमाज नहीं कर सकते, तो इन सच कंडीशन असगर जिहाद इज सपोज टू बी रिजॉर्टेड टू। व्हेन यू फील इस्लाम इज अंडर थ्रेट, that means you are not being allowed to practice Islam, so then it is asghar jihad. लेकिन देखिए, the best part is the only place where that is being done is in Xinjiang, China. मॉस्क से बाहर आप आके प्रे नहीं कर सकते, नो लाउड स्पीकर ऑन द मॉस्क, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता चाइनीज मुस्लिम, इसी उनकी औरतें बुर्का नहीं डाल सकती, कोड़े मार मार के उनको 6 लाख डाल रखे हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। वहां पाकिस्तान कुछ नहीं कहता। अगर देखा जाए, इफ यू गो बाय द होली कुरान, द ओनली प्लेस दैट क्वालिफाइज फॉर अ जिहाद टुडे इज शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। लेकिन ये बिके हुए हैं, चाइना ने खरीदा हुआ है, तो ये हिपोक्रेसी है। बताइए जरा इनको। अरे साहब, अगर आप वाकई बिलीव करते हैं इस पार्ट ऑफ द कुरान में, होली कुरान में, तो आप शिनजियांग का क्या कर रहे हैं? शिनजियांग की कोई बात नहीं सुनी हमने। इक्के दुक्के इंडियन मुस्लिम्स बोलते होंगे, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में शिनजियांग और वहां के उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है एक लफ्ज नहीं है। हिपोक्रेसी है ये। दिस हैज टू बी पॉइंटेड आउट। इफ यू रियली हैड फेथ, then you would be fighting there and not in Kashmir. कश्मीर में पूरी फ्रीडम है, आप मॉस्क जाएं, आप नमाज करें, आप फ्राइडे प्रेयर्स करें, आप आजान दें, किसी ने किसी को रोका नहीं है साहब जी। तो देयर आर नो कंडीशंस फॉर जिहाद इन इंडिया जी। एज पर द होली बुक देयर आर नो कंडीशंस फॉर जिहाद इन इंडिया। मेजर जनरल बख्शी, जो कुरान में इस तरह की पहले तो जो ये जिहाद असगर और जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो कुरान में मेंशन, हाँ जिहाद अफजल, इसका कुरान में मेंशन नहीं है, सिर्फ एक जगह पे पासिंग रेफरेंस आता है। और दूसरा उनका कहना है कि हर मुसलमान को तब तक लड़ते रहना है जब तक कि सारे का सारा संसार जो है वो दारुल इस्लाम बन जाता। टिल देन ये हर मुस्लिम की रिस्पांसिबिलिटी। सो देयरफॉर व्हेन अ मुस्लिम सेज दैट आई एम आल्सो एट लिबर्टी टू रीड द बुक एंड टेल हिम who are you to make them believe? If we had wanted, they would have believed. I can quote him this one. You can quote him this one. दोनों कुरान शरीफ से है ना। लेकिन उसमें कुरान ही ये कहती है कि जहां पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है, तो आप कहां पे फोकस करना चाहते हो? That is for the Muslim community to decide if they want to become liberal and modern, enter the 21st century, come out of a time warp in the 7th century AD. स्लेव शेव्स तब लिए जाते थे, आज कोई स्लेव किसी को रख सकता है? किसी सेक्स स्लेव बना के रख सकते हैं? अब ये लुत्फ बड़ा इसमें आ सकता है कई लोगों को, बट देन आई वुड एडवाइज देम टू डू असगर जिहाद, अफजल जिहाद। अपने आप की जो खराब टेंडेंसीज है, रेप रूप करने की, दूसरे की वाइफ पे हाथ मारने की, बेटी पे, दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड, दैट इज अफजल जिहाद। आप वो करिए ना। तो जी अगर आप देखिए, मैं मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बैठ के मैंने डिस्कशंस की हुई, मैंने खास समझने के लिए, खुद की समझ के लिए कि व्हाट आर वी अप अगेंस्ट। तो जब मैंने स्कॉलर्स, शिया स्कॉलर और ये स्कॉलर्स हमने वहां पे आमने सामने किए, उन्होंने उनकी बोलती बंद करा दी साहब कि द लॉर्ड ऑफ द कुरान इज नॉट द लॉर्ड ऑफ द मुसलमीन, ही इज द लॉर्ड ऑफ द होल कायनात जी। ये उस पे, तो आप कैसे फिर ये जो है नैरो कॉन्टेक्स्ट को ले सकते हैं? इट कैन बी आर्ग्यूड, लेट द साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी डू इट। रिफॉर्म वही होगा जो अंदर से आएगा। आप नहीं थोप सकते, मैं नहीं थोप सकता, क्योंकि अगर आप और कोई और करेगा, it will put us back up the wall, it will be an identity threat, and then you will add to the ranks of the jihadi. उसमें एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब तक वो अपनी कम्युनिटी को सुधारेंगे नहीं, तब तक हमारे जो लड़के हैं वो जिहाद की बलि चढ़ते रहेंगे, हम उनको कैनन। अरे साहब, ये देखिए प्लीज, ये जिहाद की बलि आप प्लीज बोलना बंद करिए, बिकॉज वो लड़ाई है, हमारे लड़के भी मार रहे हैं, एंड द रेशियो ऑफ किल्स इज 1:10।
For every one terrorist, for every one soldier killed, 10 of those are killed. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है हमारी, कि हम तो बलि चढ़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, लड़ नहीं सकते, हम तो गांधीयन है, दूसरी गाल आगे करके थप्पड़ खाएंगे। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट। क्यों बलि चढ़ रहा है? हम भी तो मार रहे हैं और मारेंगे। एंड वी विल फिनिश इट ऑफ। श्रीलंका ने क्या किया? एलटीटी को खलास कर दिया ना साहब। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट वांट टू यूज फोर्स। आपके टैंक, आपके जेट फाइटर्स, आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स कभी इस्तेमाल किए आपने? नहीं। आप कहते हैं साहब ये राइफल से लड़ रहा है, हम भी राइफल से लड़ेंगे। अमेरिका राइफल से नहीं लड़ा। B-52 बॉम्बर, जेट फाइटर, टैंक सब लगा दिए इराक में, अफगानिस्तान में। रशियन ने सारे टैंक, जेट बॉम्बर, फाइटर बॉम्बर लगा दिए, तोपें लगा दी। पाकिस्तान ने लगाई है। एक आप ही हैं गांधीवादी। अब अपनी प्रॉब्लम देखिए ना साहब, औरों की प्रॉब्लम देखने के बजाय अब अपनी प्रॉब्लम देखिए। आप गांधीवादी हैं। 800 साल आपका देश हमले पे हमला हुआ, रेप पे रेप हुआ, आपके मंदिर तोड़े गए, आपके शहर जलाए गए, औरतें मास रेप हुआ, ले जाके काबुल के ब्रॉथेल्स में बेची गई। और आपका 800 साल के बाद फलसफा क्या है? हम तो गांधीवादी है साहब, हम तो अहिंसावादी है, हम तो एक गाल पे चांटा मारे, हम दूसरी गाल आगे करते हैं। तुम करो, आप चढ़ो बलि, मैं क्यों चढ़ू? आई विल हिट बैक। ये जो माइंडसेट है आपका, ये उल्टा है। यू नीड रिफॉर्म, यू नीड सीरियस रिफॉर्म। लेट मी टेल यू दिस, बिकॉज ये 800 साल में आपने सीखा। चाइना की 100 साल ह्यूमिलिएशन हुई, उन्होंने कहा फिर नहीं होगी साहब। आज वो दुनिया की नंबर 2 बड़ी मिलिट्री ताकत। यहाँ पे लोगों की नानी मर जाती है पैसा खर्चा किए फौज के ऊपर। बहुत खा रहे हैं, फालतू खा रहे हैं, डाउन साइज करो, कट करो, ये करो, वो करो। अरे आपके खतरे हैं तो आपको फौज बड़ी करनी पड़ेगी। खतरा आपका बढ़ गया है। चीन है, पाकिस्तान है, तालिबान है, तुर्की है। ठीक है साहब। और आपके घर के अंदर सांप पाल रखे हैं माओइस्ट, घर के अंदर जिहादी सांप है आपको। तो आपका तो खतरा बढ़े जा रहा है। और आप हैं कि साहब हम एक बैंक को, हमको वो कोलैप्स हो रही है तो 1.5 लाख करोड़ लगा देंगे, आंख नहीं पलक नहीं झपकेंगे। फौज को 2000 करोड़ का कुछ लेके देना, रो रो के मर जाएंगे। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? 10 साल नेगोशिएशन चलती है। अब थोड़ी आके इस सरकार के बाद थोड़ा सा बदली हुआ है। 10 साल यूपीए ने एक फाइटर जेट नहीं खरीदा। एयरफोर्स हार जीत का फैसला करती है। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो 45 होनी चाहिए, आज 30 से भी नीचे ले आए। तो फिर आप औरों को क्या ब्लेम करोगे? आप अंदर झांको ना। क्षत्र भाव नहीं है आपके अंदर। वेदों के अंदर 10 राजन युद्ध का डिस्क्रिप्शन है, 12 राजन युद्ध का डिस्क्रिप्शन है। द वॉर ऑफ 10 किंग्स, द वॉर ऑफ 20 किंग्स ऑलमोस्ट महाभारत के स्केल पे थी। महाभारत इज अबाउट व्हाट? वॉर। रामायण इज अबाउट व्हाट? वॉर। आप कहां से बौद्ध बन गए? एंड इवन जो बौद्ध नेशंस हैं, श्रीलंका और बर्मा, म्यांमार, वो देखो कैसे मार रहे हैं जो उनके खिलाफ हथियार उठाता है। बौद्धों ने भी ये सीख लिया कि अपने बचाव के लिए तो ये दुनिया जब ऐसी है, जब माइंडसेट्स ऐसे हैं, तो फिर यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू डिफेंड योरसेल्फ एंड अटैक इन रिटर्न, इन रिटेलिएशन। वो आप करो नहीं, बड़ी बड़ी बातें करो। हम ये एक बंदा जा रहा है, ये लेके शायद गाय का लेके जा रहा है वगैरह, उसको लिंच कर दो। उसमें क्या बहादुरी है? आपको लड़ना है, जरा पाकिस्तान से लड़िए। वहां पीस टॉक करोगे, वहां क्रिकेट खेलोगे। क्यों क्रिकेट खेल रहे हो आप? आप अगर कह रहे हो कि बलि चढ़ रहे हैं, why are you playing cricket? Absolutely, it's shameful. Your problem is Pakistan, sir, not Islam. Your problem is Pakistan. आप प्लीज उससे डील करिए। वो दुश्मन मुल्क जी। उससे जब आप डील नहीं करते, आप एनकरेजमेंट देते हैं यहाँ लोगों को कि वो उनके पीछे लगू बन जाए। आप वो तो छोड़ दीजिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, नो नेम्स पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी, वो जाके पाकिस्तान में आप हमको लाइए, आप हमको लाइए।
I'm very sorry to state these are the exact words of Mani Shankar Iyer, otherwise a person I respect greatly for his intellect. आप हमको लाइए फिर देखिए, मतलब पाकिस्तान अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट चेयर, ये you see, because you have been too bloody soft. This is not a question of religion, it is a question of nation states at war. Pakistan is waging asymmetric war against you 30 साल से, आप उसको कुछ करिए ना, यहाँ के क्यों, यहाँ के बेचारे मुस्लिम को क्यों कर रहे हैं? विद ड्यू अपॉलॉजीज, यहाँ का मुस्लिम कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र जो इस देश के लिए शहीद हो गया, ठीक है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र मरणोपरांत, ऐसी शहादत की मिसालें बहुत है जी। आपने मोटिवेट देम टू बी लॉयल टू इंडिया। जी मेजर बख्शी, आपने ना बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड जब आपने कहा कि 800 साल से ये बर्बरता हम देख रहे हैं कि महिलाओं के मास रेप किए गए, मर्डर किए, यू वेरी वेरी नाइसली पुट इट। लेकिन उसमें फिर एक जो बात आती है कि 800 साल से जो चल रहा है, उस समय तो कोई पाकिस्तान नहीं था, वो तो जिहाद था और इस्लाम था जिसने सब कुछ किया। तो व्हाई आर वी नॉट एड्रेसिंग दिस कोर इशू? उस टाइम पे साहब पाकिस्तान नेशन स्टेट्स नहीं थे, प्लीज यहाँ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आज से 800 साल पहले मत लगाइए ना। नेशन स्टेट्स नहीं थे, तुर्को मंगोल्स आए, पठान जाए, उसके बाद आपकी जो यहाँ की जो मुगलों ने यहाँ के पंजाबी मुसलमान पूरे कन्वर्ट किए और उनको इस्तेमाल किया आपके खिलाफ, वॉर्स वेज करी टू द साउथ। You see, the only thing that saved India was India is too huge to be conquered in one go. जब यहाँ पे नॉर्थ में मुस्लिम्स का राज था, the Chola Empire was spreading till Southeast Asia. तो करते 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 उनको कोई 800 साल लगे पूरे इंडिया को कॉन्कर करने, इसीलिए बच गया आपका इंडिजिनस रिलीजन, ठीक है। लेट्स नो दैट। और उस वक्त पाकिस्तान नहीं कहना गलत है, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था तो वो तुर्की था, उस वक्त अफगानिस्तान था, उस वक्त मंगोलिया था, उस वक्त ये उज्बेकिस्तान था। मुगल कहां से आए? उज्बेकिस्तान से आए ना साहब। आज भी जाइए वहां पे बड़ा भारी स्टैचू है तैमूर का, तैमूर लंग, अमीर तैमूर। वो कहते हैं वो अच्छा था, वो लूट लाट के वापस तो लाया। ये मुगल तो साले भाग गए और ये तो बोलते हैं वो जाके इंडिया में सेटल हो गए, वहां कोई लूट वापस लाके नहीं दिया, कोई माल कोई औरतें नहीं दी यहाँ पे, ठीक है। तो it has, you see, states have a historical existence as people, nationality, ethnicities. वो था। तो ये बोलना कि पाकिस्तान को बोलना कि अभी प्रॉब्लम पाकिस्तान आई है, हाँ आपकी बड़ी भारी प्रॉब्लम है और आप उससे आंखें हटाते, आप उससे नजरें चुराते, ठीक है। लोकल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वायलेंस। अब क्या is the rioting the answer to this? Riots in India, is that the answer? It's not. Absolutely not. It's not the answer. एक और चीज जो उठती है कि किसी बच्चे ने अगर किसी मुसलमान के घर में जन्म ले लिया तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करें, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है। हमें उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है कि वी शुड हैव अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, वी शुड, द स्टेट शुड एंडेवर टू हैव अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट किया। उन्होंने इन बच्चों को, ये जो थोड़े से 2-3% मौलाना मौलवी अशरफ क्लास जो है, उनके चंगुल में छोड़ दिया। जो इनको भड़काते हैं वो मदरसे में भड़काएं या मदरसे के बाहर भड़काएं, वो बिल्कुल अलग बात है, वो इनको भड़काते रहे। लेकिन ये जो 97-98% मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, उनको राइट है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उनको हमने इनके कब्जे में छोड़ दिया। बजाय उनको उनके कब्जे में छोड़ने के, मदरसे में भेजने के, क्या हमारा एज अ स्टेट ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनको एक मॉडर्न एजुकेशन दें, उनको 21st सेंचुरी के ईथोस से मिलाएं, ताकि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ना कि कल को किसी जिहाद फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट बन जाए। इसी मैंने पहले भी आपको कहा था कि वेयर द स्टेट इज फंडिंग द मदरसास वेस्ट बंगाल, then you have a right to oversee the curriculum, oversee what is being taught,
भाई अगर पैसा सरकार दे रही है, द सरकार हैज द राइट टू सी दैट दैट पैसा इज बीइंग अर्न्ड प्रॉपरली and it is not a jihad factory by default. And you cannot, very rightly you are saying, you cannot leave the community to the hands of a few radicals and fanatics क्योंकि वो सबसे ज्यादा चिल्लाते. That is why मैं कह रहा हूँ साहब, reach out to the moderate Muslim majority जो कि decently रहना चाहते हैं, peacefully रहना चाहते हैं, बच्चे safe चाहते हैं, वो riots नहीं चाहते, वो गले अपने नहीं कटवाना चाहते, वो दे वांट टू लिव नॉर्मली. उनको मोबिलाइज करो, उनको हिम्मत दो कि वो इनके खिलाफ खड़े हो सके, जो इनकी कम्युनिटी को इतनी बेइज्जत करा रहे हैं. हर एयरपोर्ट पे जाओ जहां मुस्लिम पासपोर्ट का वो देखे नाम, आपकी डबल टिबल चेकिंग होगी. इज इट गुड? इज इट गुड फॉर द कम्युनिटी कि ऐसा जो नाम, ऐसा जो इमेज बन गई है कि भाई टेररिज्म तो यहीं से है, ये तो ओरिजिन है पूरा. तो ये आई एम श्योर जो पढ़े लिखे मुस्लिम भाई हैं वो आई डोंट थिंक दे लाइक इट. नोबडी लाइक्स इट. अपील टू देम. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपने जो फैनेटिकल में माइनॉरिटी है उसको ठेकेदार बना दिया है मुस्लिम कम्युनिटी का. या भाई यही डिसाइड करेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या चाहती है, इसी से बात होगी. यू कट हिम आउट. और अगर वो टेररिज्म वो कर रहा है तो ही इज प्लेस इज बिहाइंड बार्स. अगर वो लोगों को इंसाइट कर रहा है कि हथियार उठाओ, सरकार का तख्ता पलटो, देन उसको पेमेंट करने के बजाय प्रिजन में डालिए. हाँ बिल्कुल ठीक है कि अगर मदरसे में कोई भी ऐसा लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है जो नफरत करना सिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम. और ऐसी कोई भी बुक जो ऐसी लगती है कि जो हेट्रेड फैलाती है रिलीजन के नाम पे, उसको बैन करें, उसको बंद करें. उसके जो प्रीचर्स हैं उनको the state has a duty to oversee the functioning of the madrasas, especially when it is funding the madrasas. The state has a duty to oversee. So ये तो that is a settled. There is no this thing on that. जी. We are grateful for your presence over here, Major General G.D. Bakshi. It's an honor talking to you. Thanks a lot. Thank you. जय भारत, जय हिंद.